नमस्कार दोस्तों। डिस्कशन कर रहे हैं हम नेक्स्ट आईएएस का द क्रक्स मैगजीन अप्रैल इशू 2026 का। इसके अंतर्गत जो है करंट अफेयर कवर किया गया है 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल 2026 के बीच में। अभी हम इसमें डिस्कशन करेंगे जो है इंटरनेशनल रिलेशन। पहला टॉपिक है हमारा इंटरनेशनल रिलेशन में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है कंटेक्स्ट हमारा डिस्कशन का ये है कि रसिया और चाइना ने जो है ना वेटो किया है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो है 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, उनको वेटो पावर मिलता है। वेटो पावर किसी भी मतलब जो है इंटरनेशनल इवेंट्स वगैरह होते हैं उस घटनाओं को जो है ये वेटो कर सकते हैं। जो अस्थायी मेंबर होते हैं, जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं 10 नंबर, उनको ये पावर नहीं मिलता है। तो चाइना और रसिया ने जो है ना यूएसए के जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज वगैरह में जो युद्ध चल रहा है उसके अगेंस्ट जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंतर्गत जो है रेजोल्यूशन पास किया गया है, जो कि रोल ऑफ वेटो पावर और ग्लोबल सिक्योरिटी के डिसीजन को हाईलाइट करता है। तो देखा जाए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है ये जो है यूनाइटेड नेशन का जो 6 जो है मेन जो प्रोमिनेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन है, प्रिंसिपल ऑर्गन है, उसके अंतर्गत एक है। इसके अलावा जो है जैसे कि जनरल असेंबली है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के साथ, फिर इकोनॉमिक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, फिर सेक्रेटरीट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है और इंटरनेशनल जो ट्रस्टीशिप के नाम पे भी जो है वो संस्थाएं जो है के साथ साथ जो है ये भी एक जो है प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन है यूनाइटेड नेशन का। और इसकी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना है। और यही एक जो है यूनाइटेड नेशन की जो बॉडी है जिसका हुज रिजोल्यूशन आर लीगली बाइंडिंग। और ये सर्वसम्मति से, अगर वेटो जो है कोई देश एक दूसरे को न करे अगर, तो जो 5 परमानेंट मेंबर अगर जो है कोई रिजोल्यूशन पास कर देते हैं तो वो देशों पर लीगल बाइंडिंग हो जाती है सभी मेंबर पे, अंडर द आर्टिकल 25 ऑफ द यूनाइटेड नेशन के चार्टर। यूनाइटेड नेशन का चार्टर 25 बोलता है कि ये जो 5 परमानेंट मेंबर हैं इनका अगर रेजोल्यूशन पास हो जाता है सर्वसम्मति से तो ये जो है लीगल बाइंडिंग होगा जितने भी मेंबर होंगे। हेडक्वार्टर इसका जो है न्यूयॉर्क यूएसए में स्थित है। स्ट्रक्चर जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो है टोटल जो है इसके 15 मेंबर होते हैं। 5 परमानेंट मेंबर होते हैं जिनको वेटो पावर मिलता है। वो देश जो है चाइना है, फ्रांस, रसिया, यूके और यूनाइटेड स्टेट्स है। नॉन परमानेंट मेंबर जो है 2 साल के लिए बनते हैं और जो है रीजनल बेसिस पे इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे कि अफ्रीका, एशिया पैसिफिक, ईस्टर्न यूरोप, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र, वेस्टर्न यूरोप और अदर्स जो है ऐसे एरिया में जो है इसको बांटा गया है। और इस हिसाब से जो है जैसे अफ्रीका से 3 देश रहेंगे, एशिया पैसिफिक से 2, ईस्टर्न यूरोप से 1, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन से 2 और वेस्टर्न यूरोप अदर्स से 2। तो ऐसे करके जो है 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर इसके आ जाएंगे। सिंगल वेटो बाई एनी 5 मेंबर, मतलब 5 जो P5 मेंबर्स हैं उसमें से कोई एक सिंगल देश भी वेटो कर देता है तो ये पूरा जो रिसोल्यूशन जो है एक तरीके से जो है ब्लॉक हो जाता है, जो है इरिस्पेक्टिव ऑफ मेजोरिटी ऑफ द सपोर्ट। इन द सेंस अगर 4 मेंबर जो है सपोर्ट कर रहे हैं और एक कोई वेटो लगा देता है तो वो जो है रिसोल्यूशन जो है वो पेंडिंग चला जाता है, वो ब्लॉक हो जाता है। इसको ऐसा माना जाता है। वर्किंग मैकेनिज्म क्या है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, तो सभी मेंबर के पास जो है इक्वल वोटिंग पावर है, मतलब सभी के वोट का काउंटिंग जो है एक होता है। रेजोल्यूशन रिक्वायर एट लिस्ट 9 अफर्मेटिव वोट्स एंड 5 नो P5 वेटोस जो है। तो एक तो वेटोस अगर अफर्मेटिव वोट्स जो है पड़ रहे हैं वो तो ठीक है, कोई अगर वेटो नहीं डालता है तब जा करके जो है ये एक तरीके से जो है रिसोल्यूशन जो है पास होता है, ये माना जाता है। प्रेसिडेंसी भी जो है इसकी रोटेट होती है मंथली बेसिस पे। अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर जो रहता है, जो इसके मेंबर हैं परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर, उनके बीच में जो है ये मेंबरशिप अल्फ़ाबेटिकली जो है वो रोटेट होते रहता है। और बाइंडिंग नेचर क्या है कि मेंबर स्टेट्स आर ऑब्लाइज टू एक्सेप्ट और इम्प्लीमेंट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी डिसीजन। सिक्योरिटी काउंसिल का जो डिसीजन है उसका जो मेंबर जो स्टेट्स हैं इसके अंतर्गत जो है वो एक्सेप्ट करेंगे और इम्प्लीमेंट भी इसको करना उनकी जिम्मेदारी बन जाती है। यहाँ पे की फंक्शंस और पावर अगर देखा जाए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, तो पहला जो है इन्वेस्टिगेटिव रोल होता है। इसमें क्या करते हैं कि ये जो है एक डिस्पैचिंग फैक्ट फाइंडिंग मिशन के रूप में जो है जो कन्फ्लिक्ट एरिया होता है उसके रिजोल्यूशन से संबंधित उसका जो है सेटलमेंट और मीडिएशन के रूप में जो है ये तरीके से रिकमेंड करते हैं। तो और इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्या चीज़ें जो हुई हैं और उसको जो है किस तरीके से सेटल किया जाए। फिर दूसरा जो है सैंक्शन जो है इम्पोज करते हैं। उस सैंक्शन में जैसे इकोनॉमिक सैंक्शन, ट्रेड और आर्म एम्बार्गो जो है ये जो है एक तरीके से प्रेशराइज टेक्टिक्स के रूप में जो है वो सैंक्शन और इम्पोज कर सकते हैं, जिसमें सैंक्शन में स्टेट और नॉन स्टेट एक्शन दोनों शामिल होता है, जिसके चलते जो है इंटरनेशनल नॉर्म्स को जो है एक तरीके से कॉम्प्लियंस करने के लिए ये फोर्सफुली यूज किया जाता है। फिर ऑथराइज जो है मिलिट्री फोर्स जो है ये भी करते हैं। मिलिट्री फोर्स के रूप में जैसे यूनाइटेड नेशन के जो चैप्टर 7 जो है उसके अंतर्गत जो है ये सैंक्शन कर सकते हैं मिलिट्री फोर्स के यूज को लेकर के, जिसके चलते जो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी जो है वो मेंटेन हो पाए, रिस्टोर हो पाए। तो उसको लागू करने के लिए जो है
आर्म फोर्स का भी यूज़ करने के लिए ऑथराइज कर सकते हैं। फिर चौथा है पीस कीपिंग के लिए भी जो है जो ब्लू यूनाइटेड नेशन की ब्लू हेलमेट जिसको बोलते हैं पीस कीपिंग फोर्स जो बोलते हैं, उसको जो है डिप्लॉय कर सकते हैं, ऑथराइज कर देते हैं, जो कि मॉनिटर करता है सीज़ फायर और सिविलियंस वगैरह को प्रोटेक्ट करना और कन्फ्लिक्ट जोन में जो है स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए पीस कीपिंग फोर्स को भी जो है एक तरीके से इस्टेब्लिश कर सकते हैं। फिर जो है कन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन जो अगर देखा जाए तो ये इन्वेस्टिगेट करते हैं डिस्प्यूट जो मतलब दो देशों के बीच में, दो जोन के बीच में जो है वर्ल्ड में कहीं हो रहा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कहीं हो रहा है, तो उससे रिलेटेड, और साथ साथ जो है प्रमोट करते हैं पीसफुल सेटलमेंट थ्रू द मीडिएशन। और इसीलिए जो है इनका जो है सिग्निफिकेंस क्या है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो एक्ट करता है सेंट्रल ग्लोबल अथॉरिटी ऑन पीस सिक्योरिटी एंड लीगलिटी ऑफ द यूज ऑफ द फोर्स, इन द सेंस कि पूरे वर्ल्ड में अगर जो है कंसेंसस बेसिस पे अगर जो है मिल करके कोई देश अगर किसी चीज़ को रिजोल्यूशन करते हैं तो उसका एक तरीके से ये सेंट्रल अथॉरिटी हमारी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। और ये जो है प्राइमरीली फोरम जो है जहाँ पर मेजर पावर जो है वो मिलते हैं और मैनेज करते हैं वर्ल्ड की कन्फ्लिक्ट को कैसे मतलब एड्रेस किया जाए, कंटेम्प्रेरी जियो पॉलिटिक्स को कैसे जो है क्राइसिस को स्टेबलाइज किया, मतलब जो है क्राइसिस को ख़त्म किया जाए और वर्ल्ड में जो है स्टेबिलिटी को जो है मेंटेन किया जाए। नेक्स्ट है हमारा मैडमैन थ्योरी से रिलेटेड। कंटेक्स्ट क्या है कि जो वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस चल रहा है वो क्राइसिस किसके द्वारा क्रिएट किया गया है, यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो डिसीजन है उसको लेकर के जो है एक फिर से जो है मैडमैन थ्योरी जो है रिवाइव हो गया है, जिसके अंतर्गत ये बोला जाता है कि ये एक तरीके का फॉरेन पॉलिसी जो है अनप्रडिक्टेबिलिटी और बैक चैनल डिप्लोमेसी को जो प्रमोट करते हैं, फ्रेगाइल सीज फायर वगैरह कंट्रीब्यूट किया जा रहा है, तो उससे रिलेटेड है। ये मैडमैन थ्योरी जो है एक फॉरेन पॉलिसी के अंतर्गत आने वाला जो है एक स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन है, जिसके अंतर्गत जो है किसी देश का जो चीफ लीडर होता है, जैसे कि यहाँ पर यूएसए के प्रेसिडेंट हैं, उनका जो बिहेवियर होगा वो डिलिबरेटली मतलब जानबूझ करके जो है अपनी इमेज को ऐसा वो प्रोजेक्ट करता है जो कि दिखेगा लोगों को कि वो इरेशनल है, अनप्रिडिक्टेबल है और कुछ भी एक्सट्रीम एक्शन लेने के लिए जो है वो कुछ भी कर सकता है, विलिंगनेस उसका दिखाएगा, जिसके अंतर्गत जैसे मान लीजिए कि वो युद्ध करने के लिए हमेशा तत्पर दिखेगा अपने आप को, न्यूक्लियर कन्फ्रंटेशन के लिए, न्यूक्लियर लड़ाई के लिए भी जो है वो दिखेगा कि हम एकदम एक्टिव हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो अनप्रिडिक्टेबिलिटी जो है वो जानबूझ के शो करता है। इस अनप्रिडिक्टेबिलिटी और इरेशनल जो है बिहेवियर होता है, इसका की ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो उसके एडवर्सरीज जो होते हैं, जो दुश्मन देश वगैरह होते हैं, उनको वो एक तरीके से जो है फोर्स करता है कि वो इस चीज़ को देखें कि किस तरीके से जो है ये व्यक्ति इरेशनल है, तो वो कंसेशन उस पर डिमांड करेंगे और इसके चलते जो है एस्केलेटिंग अपीयर क्रेडिबल एंड अनकंट्रोलेबल। तो जो दुश्मन देश है वो ये सोचता है, जो एडवर्सरी देश है वो सोचता है कि यार ये पागल आदमी, इससे क्या भिड़ना, तो वो मतलब उसके जो है बात पे मैन्यूवरिंग हो जाता है, उसके बाद में जो आ जाता है। ये कंसेप्ट जो है ओरिजिन हुआ था यूएसए के ही जो एक राष्ट्रपति हुआ करते थे रिचर्ड निक्सन, उनका भी बिहेवियर इसी टाइप का हुआ करता था, और उनका जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एक हुआ करता था हेनरी किसिंगर। ये दोनों जो है कोल्ड वार के टाइम और पर्टिकुलरली जो है वियतनाम वार के टाइम में भी जो है इसी तरीके का इरेशनल और अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर जो है वो कर रहे थे। ये एक तरीके जो है साइकोलॉजिकल सिग्नल क्रिएट करता है जो फोकस करता है शेपिंग द परसेप्शन एंड कैलकुलेशन ऑफ द एडवर्सरीज रेदर देन इमीडिएट मिलिट्री एक्शन। तो मिलिट्री एक्शन तुरंत तो नहीं लेगा, लेकिन जो है जो सामने वाला एडवर्सरीज है वो कैलकुलेट करेगा कि किस टाइप का जो है ये एक्शन ले सकता है। तो थोड़ा सा जो है इसके मतलब जो है एक टाइप का डर टाइप का इन्वायरमेंट बनता है, अनप्रिडिक्टेबल जो है इन्वायरमेंट बन जाता है, जिसके चलते जो है ये चीज़ें समझ में आती हैं कि ये व्यक्ति जो है जो मैडमैन थ्योरी को जो फॉलो कर रहा है अपनी बातों को मनवाने में जो है सक्षम हो जाता है। तो की फीचर जो है मैडमैन थ्योरी की बोला जाए तो ये तो स्ट्रेटेजिकली जो है अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर होता है। जो लीडर जो होता है वो ऐसा चीज़ अडॉप्ट करता है जो उसका बिहेवियर जो है दिखता है कि इनकन्सिस्टेंट है, सुबह कुछ और बोलेगा, शाम को कुछ और बोलेगा, सुबह कुछ और कार्य करेगा, शाम को कुछ और कार्य करेगा वो। तो ये जो इनकन्सिस्टेंसी उसकी पोजीशन रहती है। सडन किसी को थ्रेटन करेगा, फिर एब्रप्ट जो है पॉलिसी अपनी शिफ्ट कर देगा, ठीक है। तो इस टाइप का जो है वो अपोनेंट जो है हमेशा वो अनसर्टेनिटी जो है फील करेंगे। फिर क्रेडिबल जो है एक्सट्रीम थ्रेटन, जो मतलब एक्सट्रीम थ्रेटन देगा कि जैसे यहाँ पे यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप ने क्या थ्रेटन दिया, क्या कि ईरान का जो एक पूरा सिविलाइजेशन जो है वो ख़त्म कर देगा, कोई नहीं बचेगा, आज रात में युद्ध खत्म हो जाएगा। तो ये जो है एक्सट्रीम थ्रेटन जो देता है, जिसके चलते जो है ये इंडिकेट करता है कि विलिंगनेस टू एम्प्लॉय डिसप्रोपोर्शनेट और एस्केलेटरी फोर्स जो है हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहना है। फिर परसेप्शन किस टाइप का मैनेज करेगा, इसमें जो एम्फेसाइज करेगा और इन्फ्लुएंस करेगा एडवर्सरीज को, ऐसा बिलीव करवाएगा कि दे हैव पोटेंशियल एक्शन रेदर देन एक्चुअल डिप्लॉयमेंट ऑफ द फोर्स। इस टाइप की बात करेगा कि अगला आदमी डर जाएगा कि लगता है कि तुरंत युद्ध होने वाला है, लेकिन एक्चुअली जो है डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्स जो है वो डिले होगा, डिफर्ड होगा। तो ये जो है मैडमैन थ्योरी जो है फॉरेन रिलेशन से संबंधित हमारा डिस्कशन। नेक्स्ट है इंडिया डेनमार्क इकोनॉमिक टाइज से रिलेटेड। कंटेस्ट क्या है कि डेनमार्क ने अनाउंस किया है एक इस्टेब्लिश करेगा ये इंडिया में फर्स्ट दानिश चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो कि दिल्ली में सेटअप किया जाएगा।
ये जो इनिशिएटिव है अगर देखा जाए तो ये चैम्बर जो है वो कार्य क्या करेगा, एक तरीके का इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म होगा जो कि बिजनेस इंटरेक्शन होगा इंडिया और डेनमार्क के बीच में, उसको ये फैसिलिटेट करेगा। ये चैम्बर बिजनेस को जो है एक तरीके से निगोसिएशन होगा इंडिया और डेनमार्क में, तो एक तरीके का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा निगोसिएशन के लिए। ये सपोर्ट करेगा जो दानिश की कंपनी है इंडिया में ऑपरेट होती हैं उनको, और उनको फैसिलिटेट करेगा एंट्री ऑफ ए न्यू फर्म्स, तो न्यू फर्म्स वगैरह ऑर्गेनाइजेशन करना है, ओपन करने में ये हेल्प करेगा एक तरीके से। इंडिया डेनमार्क का रिलेशन अगर देखा जाए तो डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट हुआ था आज़ादी के बाद से 1949 में, और ये जो है अभी हम जो है हमारा जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है उसको एलिवेट करके ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में 2020 में हम साइन किए, जिसमें फोकस किया जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स को लेकर के। इकोनॉमिक रिलेशनशिप अगर देखा जाए तो इंडिया और डेनमार्क का जो है 400 साल पुराना रिलेशनशिप है इकोनॉमिक को लेकर के, ट्रेड को लेकर के। 225 से ज़्यादा जो है दानिश सब्सिडियरी जो है मतलब कंपनियां जो है इंडिया में ऑपरेट करती हैं, और 1 लाख से ज़्यादा लोगों को जो है रोज़गार में रखी हुई हैं, दे कर रखी हुई हैं। बायलेटरल ट्रेड गुड्स और सर्विस को लेकर के अगर देखा जाए तो 7.8 बिलियन यूएस डॉलर जो है हमारे और दानिश मतलब डेनमार्क के बीच में स्थित है। ट्रेड अगर देखा जाए तो इंडिया के द्वारा एक्सपोर्ट होने वाला आइटम जो है डेनमार्क में है वो टेक्सटाइल्स, व्हीकल्स एंड कंपोनेंट्स, आयरन एंड स्टील, मेटल गुड्स, लेदर प्रोडक्ट, ये सब चीज़ें जो हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो वहाँ से इंपोर्ट क्या करते हैं हम, तो फार्मास्यूटिकल्स, पावर जनरेटिंग इंडस्ट्रियल मशीनरीज वगैरह हो गए, मेटल वेस्ट्स, ओर्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स वगैरह जो है हम वहाँ से इंपोर्ट करते हैं। और दोनों कंट्रियों ने जो है ना 2024 में जो है फरवरी 2024 में एमओयू साइन किया था माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप के एग्रीमेंट के लिए, जो फैसिलिटेट करेगा जो मूवमेंट्स ऑफ पीपल है, स्किल पीपल जो है, प्रोफेशन जो है, एक देश से दूसरे देश में मूवमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए ये जो है एग्रीमेंट हमारे और डेनमार्क के बीच में साइन हुआ था, माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। नेक्स्ट है हमारा चाइनास फिक्सियस नेमिंग ऑफ द प्लेसेस। फिक्सियस नेमिंग ऑफ प्लेसेस क्या है चाइना का, जैसे चाइना की एक स्ट्रेटेजी है जो आसपास जो देश हैं उसके जो जिसके साथ उसका जो है लैंड बाउंड्री का डिस्प्यूट है, तो दूसरे देशों के किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट को, स्टेट को जो है वो अपने चाइनीज़ लैंग्वेज में जो है उसका नोमेनक्लेचर नाम डिसाइड करता है। जिस तरीके से जो है फिर उसमें जो है दूसरे देश में हलचल हो जाता है कि ये जो है चाइना गलत कर रहा है, इस टाइप की जो विवादें क्रिएट होती हैं, और चाइना जो है ये सब चीज़ों करके जो है शांति से बैठा रहता है, एक तरीके से जो है वो अपने एम्बिशन को रिफ्लेक्ट करता है कि बाद में देर से देर जो है थ्रू मिलिट्री पावर, थ्रू कोअर्सिव पावर जो है उसको एक्वायर कर लेगा। कंटेक्स्ट देखा जाए तो इंडिया जो है ना, चाइना ने भी जो है ना इंडिया के अरुणाचल प्रदेश के जो है कुछ एरिया को जो है वो अपना जो है नोमेनक्लेचर दिया था, तो इंडिया ने उसको कैटेगोरिकली जो है रिजेक्ट किया है, जिसके अंतर्गत जो है अरुणाचल प्रदेश एज ए फिक्सियस एंड मिशीवियस जो है नोमेनक्लेचर दिया था, नाम दिया था। और इंडिया ने वार्निंग भी दिया कि जैसा ऐसा जो है फिर से अगर कुछ कृत्य करेगा तो ये जो है एक्शन जो होगा हमारे बायलेटरल रिलेशनशिप के लिए ठीक नहीं होगा। तो चाइना ने ऐसा क्या किया था, तो चाइना का जो क्लेम है वो अरुणाचल प्रदेश को क्या बोलता है, जंगनम जो है प्रोविंस है, जो कि साउथर्न प्रोविंट साउथर्न तिब्बतन का एक तरीके से पार्ट मान रहा है वो जंगनम के रूप में। और मल्टीपल टाइप्स जो है इस टाइप की रिनेमिंग जो है की गई है चाइना के द्वारा, जैसे कि 2017 में भी, 21 में भी और 23 में भी। और ये जो है चाइना करता क्या है कि जैसे जो है जैसे अरुणाचल प्रदेश का नाम उसने जंगनम बताया, तो उसके आसपास में कहीं जो है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो है वो इस्टेब्लिश कर देगा डिस्प्यूटेड एरिया में, जैसा कि उसने हियान एंड हेकांग काउंटीज़ के नाम पे जो है अक्साई चीन प्लेट्यू के पास जो है लद्दाख के पास जो है वहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है। तो ये जो है इंडिया चाइना का जो डिस्प्यूटेड जोन है वहाँ पर इस्टेब्लिश किया है। फिर सेनलिंग काउंटी के नाम से जो है ये लोकेट किया गया है काराकोरम रेंज के पास जो है, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के पास स्थित है। फिर वहीं वखान कॉरिडोर जो है अफगानिस्तान में स्थित है, जो कि इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ट्राई जंक्शन पर स्थित है। वहाँ पर भी इसने इसी टाइप का जो है कृत्य किया, नोमेनक्लेचर किया, और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट और मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट डिस्प्यूटेड एरिया में जो है स्टेबिलिटी। इंडिया का क्या रिस्पॉन्स इसमें से निकल कर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है इंडिया के द्वारा जो है ये बोला गया है कि अरुणाचल प्रदेश और इसके अलावा जो और भी जो हम यहाँ पे जो डिस्कशन किया इस एरिया को, ये सब जो है इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है और इनएलिएनेबल पार्ट्स ऑफ इंडिया, मतलब इसको किसी भी तरीके से जो है इंडिया से सेपरेट नहीं किया जा सकता, ये इंटीग्रल पार्ट है। और इंडिया ने जो है ये भी व्यू दिया है कि ये चाइना का जो अटेम्प्ट है वो लेजिटिमेट करना चाहता है इलीगल टेरिटोरियल क्लेम को। ये जो टेरिटोरियल क्लेम है वो एक तरीके से इलीगल है, लेकिन इसको लेजिटिमाइज करना चाहता है थ्रू कार्टोग्राफी, मतलब जो है मैप में जो है ज़बरदस्ती का दिखा करके, मैप को मॉडिफाई करके, नाम दे करके और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर के द्वारा। तो ये इंडिया का बोलना है कि इस तरीके से इलीगल चीज़ें हैं जिसको लेजिटिमाइज करना चाह रहा है चाइना। ये एक जो एक्शन है वो अंडरमाइन करता है जो इंडिया और चाइना के बीच में जो है बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर के जो निगोसिएशन वगैरह चल रहा है, जो नॉर्मलाइजेशन का जो रिलेशन जो आगे बढ़ने की जो चीज़ें चल रही हैं, तो उसको अंडरमाइन करता है और रिलेशन को और भी फिर स्ट्रेन करेगा और भी तनावपूर्ण कर देगा।
2020 में जो है ईस्टर्न लद्दाख में जो स्टैंड ऑफ हुआ था, और इसका जो इसके कंसर्न जो है इंडिया के द्वारा जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में जो हो रहा है उस वो चीज़ें तो थी ही, साथ साथ जो है इस टाइप की जो एक्टिविटी है उसके चलते हमारा रिलेशन चाइना के साथ और भी स्ट्रेसफुल हो जाएगा, ऐसा जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा जो है चाइनीज़ जो है ऑफिशियल को बोला गया। हमारे और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसको अगर देखा जाए तो ये एक डी फैक्टर बाउंड्री है जो उसकी सेपरेट करता है इंडिया और चाइना का, जो इंडिया और चाइना कंट्रोल एरिया जो है उसको। ये जो है 3488 किलोमीटर का लंबा बाउंड्री है, जो कि चाइनीज़ एस्टिमेट के हिसाब से बोलता है कि 2000 किलोमीटर होना चाहिए। इंडिया बोलता है कि भाई इसका लेंथ इतना है 3488 किलोमीटर, लेकिन चाइना बोलता है 2000 किलोमीटर है। 3 सेक्टर इसके अंतर्गत है। ईस्टर्न सेक्टर जिसमें कि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम आता है, मिडिल सेक्टर में उत्तराखंड और हिमाचल आ जाते हैं, और वेस्टर्न एरिया जो है उसके अंतर्गत लद्दाख आ जाता है। तो ये हुआ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और चाइना का जो मतलब जो है एक तरीके से जो है फिक्सियस नेमिंग जो होता है, जो डिस्प्यूटेड एरिया है उसका जो है क्या स्ट्रेटेजिकली जो है यूज करना चाहता है, इससे रिलेटेड डिस्कशन। नेक्स्ट है ब्रिक्स एंड क्वाड ग्रुपिंग से रिलेटेड। कंटेस्ट क्या है कि जो इंडिया जो है विथ ब्रिक्स चेयरमैनशिप जो है ये होस्ट करेगा ब्रिक्स का जो समिट होगा, और क्वाड फॉरेन मिनिस्टर का जो समिट होगा मई 2026 में न्यू दिल्ली में। ब्रिक्स मीटिंग जो है वो शेड्यूल है 14 से 15 मई 2026 के बीच में, और वहीं क्वाड मीटिंग जो है वो लास्ट वीक ऑफ द मई जो है उसमें जो है ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ब्रिक्स को देखा जाए तो 2006 में जो है ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फॉर्म किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग में, और फर्स्ट समिट इसका हुआ था 2009 रसिया में। साउथ अफ्रीका इसको 2010 में ज्वाइन करता है, तब जो ये ब्रिक जो था वो ब्रिक्स हो गया 2010 में। ब्रिक जो वर्ड है वो गोल्डमैन साच के जो है इकोनॉमिस्ट के द्वारा जो है कॉइन किया गया था 2003 से लेकर के 2005 के बीच में, जो है वेरियस आर्टिकल्स जो है पब्लिश किए जा रहे थे, उसके अंतर्गत जो है गोल्डमैन साच के द्वारा जो है ये वर्ड कॉइन किया गया था। इस समय जो है ब्राज़ील हुआ, रसिया, इंडिया, चाइना जो है इमर्जिंग इकोनॉमी, टॉप मोस्ट इमर्जिंग इकोनॉमी बोल सकते हैं उसको, तो उसमें जो है वो आगे बढ़ रहे थे, तो उस इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव से जो है इसको अलाइन किया गया था गोल्डमैन साच के द्वारा। अभी एट प्रेजेंट जो है इसके 11 मेंबर हैं, जिसमें जो है जो फाउंडिंग मेंबर थे ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना थे। बाद में साउथ अफ्रीका ऐड हुआ, उसके बाद जो है इजिप्ट, यूथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई और इंडोनेशिया, ये सब मिलकर के 11 देश इसके अभी परमानेंट मेंबर हैं। पार्टनर कंट्री जो है 2025 में अगर देखा जाए तो बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान, वियतनाम इसके जो है पार्टनर कंट्रीज़ हैं 2025 के लिए। नेचर इसका क्या है, ये एक इनफॉर्मल इंटर गवर्नमेंटल ग्रुपिंग है। इनफॉर्मल का मतलब जो है कोई रूल बेस्ड नहीं है, कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है लोगों के बीच में, कोई ट्रीटी साइन नहीं हुआ है। ये इनफॉर्मली जो है हर साल जो है एक होस्ट कंट्री पे मिलते हैं, डिस्कशन करते हैं, और कंसेंसस बेस्ड जो है वो डिक्लेरेशन आता है इनके जो है जो मतलब जो रिजल्ट होते हैं, ठीक है। और पर्पज इसका क्या है, ये एक तरीके से कोऑपरेट करता है जो ग्लोबल गवर्नेंस को लेकर के इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन और रीजनल इशू को जो है डिस्कशन करते हैं। पिलर क्या है इसके कोऑपरेशन का, तो पॉलिटिकल और सिक्योरिटी कंसर्न क्या है कि फोकस करते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप पे, कन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन पे और डिफेंस से रिलेटेड। इकोनॉमिक और फाइनेंस की बात की जाए तो डील करते हैं ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर के। कल्चर और पीपल टू पीपल एक्सचेंज की भी बात करते हैं, जिसके अंतर्गत जो है म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग जो है देशों के बीच में प्रमोट करना, जैसे कि एजुकेशन, आर्ट और टूरिज्म को लेकर के। इंडिया में जो 2026 का जो है ब्रिक्स चेयरमैनशिप हो रहा है उसको अगर देखा जाए तो थीम इसका है बिल्डिंग फॉर द रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। समिट जो है 9 से 10 सितंबर के बीच में 2026 में इंडिया में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। एजेंडा जो है इसके अंतर्गत डी डॉलराइजेशन। ये डी डॉलराइजेशन क्या है कि अभी जो है डॉलर जो है सबसे टॉप मोस्ट जो है डोमिनेंट करेंसी जो है पूरे वर्ल्ड में है, और जिस तरीके से डॉलर जो है मतलब जो है यूएसए के द्वारा जो है हर जगह जो है हेगमोनी किया जा रहा है, मैन्यूवरिंग किया जा रहा है, मैनिपुलेशन किया जा रहा है, तो उस चीज़ को लेकर के जो है ये बात होने की है कि डॉलर पे जो डिपेंडेंसी है फॉरेन ट्रेड को लेकर के उसको जो है एक तरीके से रिड्यूस किया जाए, तो इसको हम बोलते हैं डी डॉलराइजेशन। फिर लोकल करेंसी में ट्रेड को प्रमोट करना, क्लाइमेट फाइनेंस, वाटर सिक्योरिटी, एटमॉस्फेरिक टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ों को लेकर के ये की एजेंडा रहेगा। फोकस किया जाएगा इसमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि हमारे इंडिया में आधार बेस्ड जो है यूपीआई ट्रांजैक्शन वगैरह होता है, तो इसको जो है इसका जो बेनिफिट है ये टेक्नोलॉजी जो है बाहर भी शेयर करना जो है एक लार्ज स्केल मॉडल पे जो है वो भी जो है इस फोकस एरिया होगा इसका। और इंडिया जो है डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग चैलेंज भी फेस करेगा, क्यों? क्योंकि जो डाइवर्जेंट मेंबर पोजीशन है वेस्ट एशिया क्राइसिस को लेकर के, जैसे कि अभी सऊदी अरेबिया और यूएई के बीच में डाइवर्सन रिलेशनशिप है, फिर ईरान भी इसका मेंबर है, यूएई भी मेंबर है, और दोनों जो है एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट में जो है डायरेक्टली यहाँ पे शामिल है। जैसे ईरान जो है यूएसए को टारगेट करने के रूप में यूएई को टारगेट कर रहा है, और ये दोनों देश अगर ब्रिक्स के मेंबर हैं तो इसको कैसे बैलेंस किया जाएगा, ये भी एक इंडिया के लिए जो है सबसे बड़ा जो है चैलेंज होगा। नेक्स्ट है क्वाड जो है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ये जो इसके मेंबर कंट्रीज़ है इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया।
जियोग्राफिकली देखा जाए तो जो पैसिफिक ओशियन है और इंडियन ओशियन है, तो इंडिया ओशियन और पैसिफिक ओशियन के बीच के जो जो मेन ऐसे मेंबर जिसको जो चाइना को काउंटर करना है, उस चाइना को काउंटर करने के लिए ये 4 देश जो है एक तरीके से मिल करके आए। ये जो है 2004 की सुनामी के बाद जो है मर्ज हो गया है, फॉर्मलाइज किया 2007 में शिंजो एब के द्वारा। 2017 में ये जो है रिवाइव हुआ। नेचर क्या है, ये भी एक इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक फोरम है। शिंजो एब जो है जापान के उस समय जो है पीएम हुआ करते थे। इनफॉर्मल फोरम है ये भी। इसका जो कोई सेक्रेटरीट भी नहीं है, कोई ट्रीटी भी नहीं है और कोई म्यूचुअल डिफेंस कमिटमेंट भी इसका नहीं है, इसलिए यह एक तरीके से इनफॉर्मल है। ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन होना चाहिए। इंडो पैसिफिक रीजन मतलब जो इंडिया और पैसिफिक ओशियन के बीच का जो क्षेत्र है, खास करके जो आसियान मेंबर्स जो कंट्रीज़ हैं वो जो है इंडो पैसिफिक इसको हम बोलते हैं। तो वहाँ पर क्या है कि प्रमोट करना है फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव जो है इंडो पैसिफिक ओशियन होना चाहिए, इंडो पैसिफिक क्षेत्र होना चाहिए। ये इसका की ऑब्जेक्टिव है। की डेवलपमेंट्स अगर देखा जाए तो इसके अंतर्गत जो है एक तो मालाबार एक्सरसाइज हुआ था 2020 में, इसमें ऑस्ट्रेलिया के इंक्लूजन के बाद से। फिर 2021 का जो समिट हुआ था, इसके अंतर्गत स्पिरिट ऑफ क्वाड जो है वो अडॉप्ट किया गया था इसका प्रिंसिपल। फिर क्वाड कैंसर मूनशॉट जो है, इंडिया ने सप्लाई किया $7.5 बिलियन का जो है वर्थ जो है HPV वैक्सीन, जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है उससे रिलेटेड जो वैक्सीन है, स्क्रीनिंग किट्स और डायग्नोस्टिक्स वगैरह। फिर क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव जो है इसके अंतर्गत चालू किया गया था यूएसए के द्वारा। जो है इसमें जो है एम किया गया था कि जो सप्लाई चेन जो है उसको डाइवर्सिफाई करना है और जो डिपेंडेंसी है किसी एक देश पे उसको हमको कम करना है, जिससे जो है सप्लाई चेन से एसोसिएटेड जो रिस्क है उसको हम जो है रिड्यूस कर पाए। तो इसके द्वारा जो है मतलब क्वाड के द्वारा जो है क्या चीज़ निकल के आई, एक तो क्रिटिकल मिनरल अलायंस निकल के आया, फिर क्वाड कैंसर मूनशॉट निकल के आया, फिर मालाबार एक्सरसाइज वगैरह भी जो है इसी से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट है हमारा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का रिपोर्ट है, एक वेस्ट एशियन क्राइसिस से लेकर के वेस्ट एशियन कन्फ्लिक्ट को लेकर के। कंटेस्ट क्या है कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि एक तरीके से जो है यूनाइटेड नेशन की जो है प्रोमिनेंट एजेंसी है, इसने एक रिपोर्ट रिलीज़ किया है जो कि मिडिल ईस्ट में जो है हमारा वार चल रहा है वेस्ट एशियन में, उसको लेकर के मिलिट्री एस्केलेशन इन द मिडिल ईस्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इम्पैक्ट अक्रॉस एशिया एंड द पैसिफिक, ये रिपोर्ट का टाइटल है। इस रिपोर्ट को जो है तैयार किया गया है, अगर देखा जाए तो रिपोर्ट कवर करता है 36 कंट्री, जिसके अंतर्गत जो है 22 देशों से जो है इनपुट लिया जाएगा। जो कंट्री में 22 देशों में जो ऑफिसेस वगैरह हैं उससे इनपुट, साइमुलेशन और एनालिटिकल असेसमेंट किया जाएगा, जिसके अंतर्गत जो 28 दिन का जो है कन्फ्लिक्ट है उस सिनेरियो को, और साथ साथ जो है 8 महीने तक अगर युद्ध चलता है तो उसका जो है, चाहे 28 दिन का जो कन्फ्लिक्ट सिनेरियो होगा और उसको जो है 8 महीने तक का जो है इसका रिजल्ट जो है क्या क्या होगा, उसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को जो है इसमें असेसमेंट किया गया है। एक दर्शाया गया है कि किस तरीके से एनालाइज किया गया है कि इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो है वेस्ट एशियन क्राइसिस को लेकर के क्या होगा। की फाइंडिंग क्या किया गया है इसके अंतर्गत, जो ग्लोबल में देखा जाए, पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो हाईलाइट किया गया है कि वेस्ट एशियन क्राइसिस जो है ये जस्ट जो है जियोपॉलिटिकल नहीं है, इसका एक मेजर ह्यूमन डेवलपमेंट शॉक होगा। इसको जो है इकोनॉमिक जो है अक्रॉस द एशिया पैसिफिक रीजन में पड़ेगा। ये वेस्ट एशियन क्राइसिस जो है यहीं तक सीमित नहीं है, इसका जो रिपरकशन है, इसका जो रिजल्ट है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट पर जो है वो थ्रू आउट जो है वर्ल्ड पड़ेगा। एशिया पैसिफिक रीजन जो है वो इकोनॉमिक लॉसेस जो है वो फेस कर सकता है। $97 बिलियन से लेकर के $299 बिलियन तक के बीच में, जो कि जो है 0.3 से लेकर के 0.8% GDP जो है वो डिक्लाइन हो सकती है, लॉस हो सकता है GDP के। ग्लोबली देखा जाए तो 8.8 मिलियन पीपल जो है वो डायरेक्टली जो है पॉवर्टी के रूप में जो है धकेले जा सकते हैं, जो उनको गरीबी मतलब जो है सीवियर कंडीशन में जो है वो गरीबी में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का जो व्यक्ति है वो जो है गरीबी में चला जाएगा। इसके चलते कितने 8.8 मिलियन पीपल जो क्राइसिस है वो अफेक्ट करेगा। हायर किस तरीके से अफेक्टेड करेगा, तो जो हायर फ्यूल कॉस्ट, जो कि स्टेट ऑफ हार्मोज जैसे ब्लॉक हो गया, ऑयल की सप्लाई जो है चोक हो गई, तो फ्यूल की सप्लाई कम हो जाने की वजह से जो हायर फ्यूल कॉस्ट बढ़ेगा। फिर इस कॉस्ट के बढ़ने से जो राइजिंग फ्रेट और इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ जाता है, सप्लाई चेन जो है डिस्टर्ब हो जाएगा, और इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से जो है परचेसिंग पावर जो है एक व्यक्ति विशेष का, एक कंट्री का जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। फूड इनसिक्योरिटी जो है वो भी बढ़ जाएगी। इस टाइप के क्राइसिस को जो है इसमें हाईलाइट किया गया है। इंडिया स्पेसिफिक अगर देखा जाए क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इंडिया पॉवर्टी में इंक्रीज, इंडिया की जो पॉवर्टी है, गरीबी है, वो 4 लाख से लेकर के 2.5 मिलियन पीपल जो है और भी गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे। सीवियर एस्टिमेट में यहाँ तक कि 24.6 लाख लोग भी जा सकते हैं इसके अंतर्गत। पॉवर्टी रेट जो है वो भी बढ़ सकता है 23.9 से लेकर के 24.2% तक, और इंक्रीज हो सकता है टोटल नंबर ऑफ, अगर एब्सोल्यूट टर्म में देखा जाए तो 35.4 करोड़ पीपल जो है वो पॉवर्टी रेट जो है उनके बीच में जो है इंक्रीज होगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो प्रोग्रेस है वो इंडिया हो सकता है कि लूज करे 0.03 से लेकर के 0.12 ईयर्स जो है वो हम लूज कर सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को लेकर के। एनर्जी और ट्रेंड डिपेंडेंसी को लेकर भी इसमें जो है एनालिसिस किया गया और हाईलाइट किया गया है।
इंडिया का जो डिपेंडेंसी है इंपोर्ट पे, खास करके जो है मिडिल ईस्ट से जो आता है, मिडिल ईस्ट से ही नहीं, जो ग्लोबल जो है ट्रेड वगैरह से जो इंडिया इंपोर्ट पे जो डिपेंडेंसी है उसको अगर देखा जाए तो 90% इसका जो ऑयल है वो इंपोर्ट से फुलफिल होता है। फिर जो है 40% ऑफ द क्रूड ऑयल जो है वो जो है 40% ऑफ द क्रूड ऑयल और 90% जो है एलपीजी की सप्लाई, 45% जो है फर्टिलाइजर की सप्लाई जो है वो वेस्ट एशियन से आता है। फिर 85% जो है डोमेस्टिक यूरिया का जो है डिपेंडेंसी भी जो है हम इंपोर्ट पे ही करते हैं, जो कि एलएनजी से इंपोर्ट होकर के जो है यूरिया में कन्वर्ट होता है। और वेस्ट एशिया जो है अकाउंट करता है 40% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट। ये जो है वेस्ट एशिया में जो है यूएई वगैरह में जो है हमारा पूरा ट्रेड सरप्लस है, लेकिन जो है सप्लाई नहीं पाएगी तो ट्रेड सरप्लस कहाँ जाएगा, एक्सपोर्ट कहाँ होगा। तो जो है 40% हमारा जो इंडिया का एक्सपोर्ट है और 20.9% जो है इंपोर्ट है वो जो है अफेक्टेड होगा, जिसके चलते जो है 48 बिलियन यूएस डॉलर जो है नॉन ऑयल एक्सपोर्ट जो है वो हमारा एक्सपोर्ट जो है वो अफेक्टेड हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है फूड एग्रीकल्चर और रेमिटेंस से रिलेटेड। तो इसमें क्या होगा, जो इंपोर्ट कॉस्ट वगैरह जो बढ़ता जा रहा है तो इसके चलते राइजिंग कॉस्ट, सप्लाई डिसरप्शन जो होगा उसके चलते जो हमारा फर्टिलाइजर वगैरह का जो कॉस्ट बढ़ रहा है वो खरीफ क्रॉपिंग सीजन को जो है बैडली जो है अफेक्टेड करेगा। बैड वर्सन जो है फूड इंसिक्योरिटी को जो है और भी जो है ख़राब कर देगा। इंडिया के जो माइग्रेंट्स हैं 90.37 मिलियन से वर्कर जो है वो गल्फ कोऑपरेटिव काउंसिल जो है उसके अंतर्गत जो है कार्य करते हैं, जो जीसीसी के मेंबर कंट्रीज़ में कार्य करते हैं। और वहाँ से हमको 38 से 40% तक का जो रेमिटेंस मिलता है हमको गल्फ रीजन से, ये भी जो है अफेक्टेड होगा। फिर जो यूरिया का जो स्टॉक है इंडिया में 6.11 मिलियन टन जो है वो अभी अवेलेबल है, जो कि शॉर्ट टर्म बफर को ही कवर कर पाएगा। और इसके बाद जो है जब हमारा सीज़न जो है आउटगोइंग जो एग्रीकल्चर सीजन आएगा तो यहाँ पे शॉर्टफॉल आ जाएगा। एम्प्लॉयमेंट और सेक्टोरल इम्पैक्ट अगर देखा जाए तो 90% इंडिया का जो वर्कफोर्स है वो इनफॉर्मल है और वहाँ जीसीसी मेंबर कंट्री में जो है गल्फ कंट्रीज़ में कार्य करता है। ये जो है युद्ध को लेकर के जो है हाईली वल्नरेबल ग्रुप होता है, जो कि इकोनॉमिक शॉक को जो है एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। फिर जो एमएसएमई सेक्टर जो है इंडिया में स्थित है उसको जो है हायर इनपुट कॉस्ट जो है होगा वो, फिर सप्लाई जो है शॉर्टेज होगी, जॉब लॉसेस और रिड्यूस वर्किंग आवर जो होगा उसके चलते जो है एक तरीके का एम्प्लॉयमेंट और सेक्टोरल नुकसान पहुंचेगा। ये जो सप्लाई शॉर्टेज वगैरह तो अभी खुद ही विजिबल हो गया है, जो डीजल हुआ चाहे पेट्रोलियम प्रोडक्ट वगैरह हुआ वो हमको किस तरीके से जो है पंप वगैरह पर मिल नहीं रहा है। फिर मेडिकल डिवाइसेस जो है उसके भी कॉस्ट जो है बढ़ जाएंगे। यहाँ तो बोला जा रहा है कि 50% जो है कॉस्ट बढ़ सकता है, जबकि मेडिसिन प्राइस जो है वो 10 से 15%, जो डिवाइसेस है मेडिकल डिवाइस वो 50% बढ़ेगा और मेडिसिन का जो है प्राइस वो 10 से 15% तक भी बढ़ सकता है। और इसका जो है बैडली जो इम्पैक्ट होगा वो लोअर मिडिल क्लास और जो गरीब व्यक्ति है उस पर ज़्यादा इसमें का इम्पैक्ट पड़ेगा। रिकमेंडेशन क्या दिया गया है अगर देखा जाए तो कंट्रीज शुड स्ट्रेंथन शॉक रिस्पॉन्सिव सोशल प्रोटेक्टिव सिस्टम टू प्रोटेक्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन। तो जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है खास करके जो लोअर मिडिल क्लास है, गरीब तबका है, उसको जो है प्रोटेक्ट करने के लिए जो है शॉक रिस्पॉन्सिव सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम जो है कंट्रीज़ को अडॉप्ट करना पड़ेगा, उसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। फिर जो है रिजिलेंट सप्लाई चेन, जैसे कि मतलब जो सप्लाई चेन डिस्ट्रक्शन हो जाता है तो रिजिलेंट का मतलब जो है मल्टी मॉडल जो है सप्लाई चेन होना चाहिए, जैसे थ्रू द रेलवे, थ्रू द एयर, थ्रू द सी, इस टाइप की जो है मल्टी मॉडल सप्लाई चेन होगा तो वो रिजिलेंट होगा। साथ साथ जो है हमारा जो एनर्जी का जो बास्केट है, एनर्जी का जो रूट है उसको जो है डाइवर्सिफाई करने की भी बात इसमें की गई है। फूड सिस्टम को भी डाइवर्सिफिकेशन के लिए बोला गया है। गवर्नमेंट को भी जो है एक्स्ट्रा अपना एफर्ट करना पड़ेगा। माइक्रो तो एमएसएमई जो सेक्टर होता है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस, उनको जो है सपोर्ट करना, साथ साथ जो है इनफॉर्मल जो वर्कर्स हैं उनको सपोर्ट करना और रीजनल कोऑपरेशन को भी प्रमोट करना। ये गवर्नमेंट की जो है पॉलिसी रिकमेंडेशन जो है इस रिपोर्ट में जो है दिया गया है। रिपोर्ट का नाम क्या है कि मिलिट्री एस्केलेशन इन द मिडिल ईस्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इम्पैक्ट अक्रॉस एशिया और पैसिफिक, और ये किसके द्वारा जारी किया गया है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा एजेक प्लस से रिलेटेड। ये एजेक प्लस क्या है, पहले तो एजेक ये है जो कि एशिया जीरो एमिशन कम्युनिटी, ये जो है जापान के द्वारा इनिशिएट किया गया था, जापान के द्वारा जो है इनिशिएट किया हुआ एक प्लेटफॉर्म था। एजेक प्लस में जो है कुछ और मेंबर कंट्रीज जो है ऐड हो गए। कंटेक्स्ट क्या है कि इंडिया ने इस प्लेटफॉर्म पे जो है अपना जो है कंसर्न जाहिर किया है, एक्सप्रेस जो है निगेटिवली जाहिर किया गया है कि जो डिसरप्शन हुआ है सप्लाई चेन वगैरह को लेकर के वार के चलते, तो इसके चलते जो है मेरीटाइम एनर्जी कॉरिडोर जो है उसको लेकर के जो है इंडिया ने अपना जो है कंसर्न जारी किया है। एजेक प्लस जो है इसका शुरुआत हुई थी जापान के द्वारा जो है 2023 में। ये बात करता है एशिया में जो है जीरो एमिशन कम्युनिटी, मतलब जो है जो हमारा पॉल्यूशन वगैरह जो है ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह है जीरो एमिशन कैसे हो, उसको एक तरीके से जो है एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है डिस्कशन के लिए। इसका मेन एम ये है कि ये डिकार्बनाइजेशन को प्रमोट करेगा, क्लीन एनर्जी जो है वो ट्रांजिशन हो, इन द सेंस जो पॉल्यूशन फैलाने वाली जो एनर्जी सोर्सेस है उससे हम धीरे धीरे जो है शिफ्ट होकर के जो है क्लीन एनर्जी वाले जो है फ्यूल बेस्ड जो है उस पर शिफ्ट हो जाएंगे। साथ साथ जो है जो रीजनल एनर्जी सिक्योरिटी जो है उसको भी प्रोवाइड करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है।
मॉडल क्या है, ये एशिया स्पेसिफिक जो एरिया में एनर्जी ट्रांजिशन फ्रेमवर्क को एक तरीके से प्रमोट करता है और ये अकाउंट यूनिक डेवलपमेंट स्टेजेस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द डिफरेंट एशियन इकोनॉमीज़। तो एक तरीके से जो है ये एशियन इकोनॉमीज़ वगैरह में यूनिक डेवलपमेंट स्टेज, जैसे कि एनर्जी का ट्रांजिशन किस तरीके से हो कि हमारा जो है नेट जीरो कार्बन जो है एमिशन हो। फोकस एरिया क्या है इसका, नेट जीरो कार्बन के लिए क्या होता है, एक तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होना चाहिए। टेक्नोलॉजी अगर है तो जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करें। तो इसके अंतर्गत जो है एक्सचेंज ऑफ क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी, जिसमें कि हाइड्रोजन, अमोनिया और रिन्यूएबल्स जो है वो शामिल है। फिर सस्टेनेबल ग्रोथ की बात की जाए तो कार्बन न्यूट्रलिटी जो है उसको परस्यू करना है विदाउट कंप्रोमाइजिंग इकोनॉमिक एक्सपांसन। मतलब इकोनॉमिक का ग्रोथ भी हो, साथ साथ जो है कार्बन न्यूट्रल भी हो। कार्बन न्यूट्रल का मतलब जितना हम कार्बन जो है अगर एमिट करते हैं उतना ही हम एब्जॉर्ब करें किसी दूसरे माध्यम से, जैसे कि हो सकता है एफॉरेस्टेशन से कर ले, चाहे कुछ ऐसी नई टेक्नोलॉजी आ जाए तो उसके जगह पे जो है कार्बन हम कैप्चर भी करेंगे और हमारा इकोनॉमिक एक्सपांसन के लिए जो है कार्बन जो रिलीज भी होगा। तो ये दोनों को एक तरीके से जो है बैलेंस करने के लिए जो है बैलेंस करने की बात इसके द्वारा की जाती है। फिर सप्लाई चेन रेजिलियंस जो है इसके अंतर्गत जो है स्टेबिलिटी ऑफ एनर्जी सप्लाई चेन अक्रॉस द कंटिनेंट, मतलब बिना रुकावट के जो है सप्लाई चेन जो है स्मूथ हो, इसके लिए भी इसके द्वारा बात किया गया है। फिर ये एजेक प्लस फ्रेमवर्क क्या है, तो इसके अंतर्गत जो एजेक प्लस है उसमें और भी एक्सपांसन किया गया है, जिसके अंतर्गत जो है एशियन नेशन के और भी देश आ गए और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक भी आ गया, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी भी आ गया। तो ये दोनों मिल करके भी जो है एजेक प्लस फ्रेमवर्क में आ गया। इवॉल्विंग मैंडेट क्या है, तो ये जो है मेन टारगेट तो इसका था कि जीरो एमिशन जो है मैंडेट था इसका, लेकिन उसके बियॉन्ड भी जा करके जो है एजेक प्लस जो है वो एड्रेस करता है क्रिटिकल सिक्योरिटी इशू, जैसे कि मेरीटाइम सेफ्टी को लेकर के, और क्रिटिकल मिनरल्स जो है सबको एक्सेस हो पाए, सप्लाई चेन बाधित ना हो और एनर्जी सप्लाई जो है डिसरप्शन ना हो, उस जो है ब्रॉडर फ्रेमवर्क के लिए जो है एजेक प्लस जो है वो बात करता है। नेक्स्ट है इंडिया रसिया रिलोस पैक्ट। कंटेक्स्ट क्या है इसका कि इंडिया और रसिया जो है ना उसने ऑपरेशनलाइज किया है ये रिलोस पैक्ट। रिलोस क्या है कि रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट। यहाँ पर जो है इंडिया और रसिया जो है मिलिट्री सर्विस को लेकर के, मिलिट्री ऑपरेशंस को लेकर के, लॉजिस्टिक्स जो होगा उसको जो है रेसिप्रोकल मतलब एक्सचेंज करेंगे। इंडिया रसिया का हेल्प करेगा, रसिया जो है इंडिया का हेल्प करेगा। कभी ऐसा सिचुएशन आ गया जब इस टाइप की कंडीशन क्रिएट हो जाता है तो रिलेस जो है वो एक लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट है और ये एग्रीमेंट जो है वो परमानेंट नहीं है, ये 5 साल के लिए किया गया है, जो कि इस्टेब्लिश किया जाएगा। स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर होगा जो कि डिस्पैच और होस्टिंग जो है मिलिट्री यूनिट जो होगा जब ऑथराइज एक्टिविटी हो जाएगी उस समय, मतलब जो है मिलिट्री को जो ऑपरेशन हो गए उसको डिस्पैच करना और होस्ट करना इसके अंतर्गत शामिल है। इसको डिफाइन किया गया ऐसे कि इसमें जो है एडमिनिस्ट्रेटिव, लॉजिस्टिकल और ऑपरेशनल अरेंजमेंट किया जाएगा जब एक कंट्री दूसरे देश में मौजूद रहेगी और वहाँ पर उसको जरूरत पड़ेगा टेरिटोरी का, एयर स्पेस का और वाटर का मिलिट्री ऑपरेशन के लिए, तो वहाँ पर जो है लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है दूसरे देश के द्वारा जो है प्रदान किया जाएगा। ये 5 साल के लिए जो है एग्रीमेंट साइन किया गया, परमानेंट नहीं है, बाद में इसको एक्सटेंशन भी मिल सकता है और रेसिप्रोकल बेसिस पे जो है एक्सेस मिलेगा यहाँ पे। इसको कंपेयर किया जा सकता है रेलोस को जो है वो सिमिलर एग्रीमेंट जो है इंडिया ने जब यूएसए के साथ साइन किया था, जिसमें एक था लेमोआ इसको बोलते हैं जी कि लॉजिस्टिक एक्सचेंज एंड द मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट जो है साइन किया गया था इंडिया और यूएसए के बीच में 2016 में। फिर जो है कॉमकासा जो साइन किया गया था जिसमें जो है कम्युनिकेशन कॉम्पेटिबिलिटी और सिक्योरिटी एग्रीमेंट हुआ था 2018 में। और उसके बाद जो है बीका जो साइन किया गया था बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो है ये 2020 में। तो यूएसए के साथ जब हम इस तरीके से जब आगे बढ़े थे तो उसी के आधार पर जो है ये हमारा रेलोस जो है वो साइन किया गया है। ये जो है लेकिन जो है स्पेशली जो है टेलर टू इंडिया एंड रसिया भी डिफेंस कोऑपरेशन, जो ये जो रेलोस है वो जो है मतलब इंडिया रसिया का एक तरीके से डिफेंस कोऑपरेशन है। यहाँ पर जैसे कोमकासा क्या था, ये कम्युनिकेशन से लेकर के जो है हमारा एग्रीमेंट था। फिर जो लेमुआ जो है वो लॉजिस्टिक्स था, वो भी सिविलियन लॉजिस्टिक्स को लेकर के था। बीका थोड़ा सा एडवांस था जिसमें हमको जो है बेसिकली जो है बीका में हमको ये मिला था कि एक्सचेंज करेंगे हम जो है अनक्लासिफाइड और क्लासिफाइड जो स्पाशियल और जो टोपोग्राफिकल वगैरह डाटा होता है, एरोनॉटिक्स वगैरह होता है वो करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है इंडिया और रसिया के बीच में डिफेंस का जो है ये कोऑपरेशन निकल के आया है। की प्रोविजन इसमें ये किया गया है कि ये गवर्न करेगा और मूवमेंट जैसे कि ट्रूप्स, वारशिप और मिलिट्री एयरक्राफ्ट दो देशों के बीच में। तो ये एक तरीके का डायरेक्ट जो है डिफेंस कोऑपरेशन है हमारा। वहाँ पर क्या है ये सिविलियंस भी इसमें शामिल थे, कम्युनिकेशन वगैरह भी शामिल था जो नॉन डिफेंस टाइप का हुआ करता था। लेकिन ये जो है टोटली जो है एक तरीके से डिफेंस पार्टनरशिप है दो देशों के बीच में। ये अंदर मतलब जो इनेबल करेगा म्यूचुअल जो है यूज कर सकते हैं एक देश दूसरे देश का जो एयर स्पेस और पोर्ट जो है जब नवल वेसल वगैरह जब आएंगे तो प्रोवाइड करेगा लॉजिस्टिक सपोर्ट जैसे कि रिफ्यूलिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस और सप्लाईज। और ये जो है जॉइंट एक्सरसाइज को अप्लाई करेगा जैसे कि ट्रेनिंग होगा, डिप्लॉयमेंट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस वगैरह होगा, डिजास्टर रिलीफ वगैरह जब होगा। और जो है म्यूचुअल कंसेंट को जो है और भी इसमें एक्सपांसन की भी बात की गई है।
अब सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से और रसिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको भी देख लिया जाए तो ये जो है प्रोवाइड करेगा एक्सेस टू रशियन बेस, जो रसिया का जो बेस है पैसिफिक में व्लादिवोस्टोक के नाम पे और मुर्मास्क नाम के आर्कटिक में, वो इंडिया जो है एक्सेस कर लेगा। ये इन्हेंस करता है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग रेंज डिप्लॉयमेंट, जो कि जो कैपेबिलिटी यूज करेगा रसिया का जो नेटवर्क है 40+ मिलिट्री बेस है रसिया का पूरे वर्ल्ड में, उसको इंडिया एक तरीके से जो है लॉन्ग रेंज जो है मतलब एक्सेस कर पाएगा। फिर ये इंप्रूव करेगा ऑपरेशनल रीच, इंड्योरेंस, लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है रसिया ओरिजिनल प्लेटफॉर्म जो है उसको लेकर के। रसिया के लिए सिग्निफिकेंस क्या है, ये इनेबल करेगा रसिया को कि ये इंडियन पोर्ट्स को एक्सेस कर पाए, एयरफील्ड्स को एक्सेस कर पाए, और साथ साथ जो है इंडियन ओशियन रीजन में जो है रसिया के प्रेजेंस को भी जो है इसके थ्रू जो है एक तरीके से सपोर्ट मिलेगा, स्ट्रेंथन मिलेगा। ये जो है री इन्फोर्स करेगा रसिया का रोल जो है मल्टीपोलर ग्लोबल ऑर्डर के अंतर्गत। जैसे कि अभी जो है जैसे बाईपोलर चाहे यूनिपोलर वर्ल्ड चल रहा था, ये रसिया फिर से जो है एक मल्टीपोलर के रूप में जो है उभर के आएगा। मल्टीपोलर का मतलब जो है जो पावर ऑफ एक्सिस जो है वो एक देश के पास नहीं रहेगा, यहाँ पे मल्टीपल जो है पावर ऑफ एक्सिस जो है यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। नेक्स्ट है इजराइल का द्वारा येलो लाइन जो है साउथर्न लेबनान से रिलेटेड, मतलब लेबनान में जो है साउथर्न येलो लाइन जो है वो किस तरीके से जो है बॉर्डर के रूप में जो है इजराइल के द्वारा जो है मान्यता दिया गया है। कंटेस्ट क्या है कि इजराइल ने अनाउंस किया है फिर से एक येलो लाइन जो सिस्टम है वो साउथर्न लेबनान में 10 दिन का जो है सीज फायर जो है हुआ था, उसके अंतर्गत जो है इजराइल के द्वारा जो है लेबनान को लेकर के येलो लाइन जो है डिक्लेयर किया गया है। फिर ये नया फेज जो है सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी को लेकर के जो है स्टार्ट किया गया है। येलो लाइन क्या होता है, ये एक तरीके से मिलिट्री डिमार्केशन है। ये जो ड्रॉ किया गया है ये एक तरीके से मिलिट्री को सेपरेशन है चाहे डिमार्केशन है, ये डिप्लॉय करेगा बाउंड्री जो कि इजराइल के द्वारा क्रिएट किया जा रहा है। सेपरेट एरिया ऑफ कंट्रोल इन कन्फ्लिक्ट जोन, तो जो कन्फ्लिक्ट जोन है उस एरिया को सेपरेट करेगा और कहाँ तक जो है मिलिट्री जो है इजराइल की इस्टेब्लिश होगी और कन्फ्लिक्ट जो है कंट्रोल किया जाएगा, फिर व्यक्तियों को इधर से आने चाहे इधर जाने के लिए रोका जाएगा। ये जो है एक तरीके का बाउंड्री क्रिएट किया गया है इजराइल के द्वारा। ये लिमिट है ऑफ इजराइल ट्रूप डिप्लॉयमेंट, मतलब यहाँ तक जो है इजराइल के जो है ट्रूप डिप्लॉय रहेंगे और एनी मूवमेंट बियॉन्ड इट इज ट्रीटेड एज ए सिक्योरिटी थ्रेट। और यहाँ इस येलो लाइन से अगर इधर कोई आ जाता है बाई द वे, गाजा वगैरह से लेकर के चाहे लेबनान का कोई व्यक्ति आ जाता है, मिलिट्री ऑपरेशन जाता है, तो ये एक तरीके से माना जाएगा कि सिक्योरिटी को थ्रेटन किया जा रहा है, वायलेशन किया जा रहा है। ये फंक्शन करेगा टेम्पररी ऑपरेशनल बाउंड्री एंड बफर जोन टू कंट्रोल टेरिटरी एंड रिस्ट्रिक्ट सिविलियन मूवमेंट। तो इस बाउंड्री के बाद जो है सिविलियन मूवमेंट भी नहीं हो पाएगा और तरीके से टेरिटोरियल बाउंड्री को कंट्रोल किया जाएगा, कन्फ्लिक्ट को मैनेज किया जाएगा। ओरिजिन अगर इसका देखा जाए तो ये जो है कंसेप्ट फर्स्ट टाइम यूज किया गया था गाजा वार अक्टूबर 2025 में जो चालू हुआ था उसमें। इसके अंतर्गत जो है डिवाइड किया गया था टेरिटोरी को, एक तो इजराइल कंट्रोल्ड और दूसरा जो है पैलेस्टीनियन कंट्रोल। इस लाइन में देखा जाए तो ये पैलेस्टीनियन कंट्रोल्ड है और ये जो है इजरायली कंट्रोल टेरिटोरी है, और इसको डिमार्केशन किया गया था इजराइल के द्वारा जो है येलो लाइन के माध्यम से। फिर जो है मतलब इट वाज फिजिकली मार्क बाय द येलो बोलार्ड के द्वारा जो है इसको मार्क किया गया था, पोल वगैरह भी येलो कलर में कर दिया गया था विथ इंटरवल इनसाइड दी गाजा। तो ये जो है अगर इस मॉडल को लेबनान में भी अगर यूज किया जा रहा है इजराइल के द्वारा, तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि फिर से जो है गाजा वाला जो मॉडल है जो लेबनान में जो है क्रिएट किया जाएगा इजराइल के द्वारा, जो है अनदर कन्फ्लिक्टिंग जोन जो है क्रिएट किया जा रहा है। पर्पज इसका यही है कि फॉरवर्ड डिफेंस पोस्चर जो है एक तरीके से फॉरवर्ड डिफेंस पॉलिसी जो इजराइल की है वो एक तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका एम ये है कि हमास और हिजबुल्ला टाइप के जो मिलिट्री ऑपरेशन करने वाले जो है ये स्यूडो जो ग्रुप वगैरह जो होते हैं, जैसे हिजबुल्ला जो है लेबनान में एक्टिव है, हमास जो है वो गाजा में एक्टिव है, तो इनका जो है इनको एक तरीके से रोकना और इनके जो है आसपास जो है फ्रॉम ऑपरेटिंग नियर इजराइल बॉर्डर, तो इजराइल बॉर्डर के आसपास के एरिया में जो है इनके ऑपरेशन को एक तरीके से रोकना जो है इसका मेन पर्पज रह गया है। और ये अलाउ करेगा इजराइल टू कंट्रोल टेरिटरी, रिस्ट्रिक्ट सिविलियन रिटर्न, डिस्ट्रॉय मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और कंटिन्यू मिलिट्री ऑपरेशन बियॉन्ड द लाइन। तो ये इजराइल तो जो है इस मिलिट्री ऑपरेशन जो है इस लाइन के बियॉन्ड करते रहेगा, साथ जो है ये इसके बाद ये वाला जो टेरिटरी जो ड्रॉ किया गया है इजराइल के कंट्रोल में रहेगा। जो सिविलियंस जो है इस एरिया से इस एरिया में शिफ्ट होते हैं उनको एक तरीके से रोकेगा, रिस्ट्रिक्ट करेगा, और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यहाँ पर जो स्थित है उसको डिस्ट्रॉय करने में इसमें इजराइल जो है कंट्रीब्यूट करेगा। नेक्स्ट है ड्रूजबा पाइपलाइन से रिलेटेड। कंटेस्ट क्या है कि जो रशियन ऑयल जो हो रहा था, ये ड्रूजबा पाइपलाइन जो है इसको हम फ्रेंडशिप पाइपलाइन भी बोलते हैं। तो इस पाइपलाइन के थ्रू जो है ऑयल जो है रसिया से जो ओरिजिनेट हो रहा था इस पाइपलाइन के माध्यम से, और ये पाइपलाइन जो है समुद्र पे नहीं है, लैंड के थ्रू होते हुए जो है वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ है, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री इन द सेंस रसिया से ओरिजिनेट होकर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में जाता था। तो यूक्रेन ने इस पर जो है एक तरीके से जो है इस पर रोक लगा दिया था, यूक्रेन जो है इस ऑयल फ्लो को रोक रहा था।
अभी यूक्रेन के द्वारा जो है इसको जो है रिलीज कर दिया गया है। उसके रिलीज के अगेंस्ट में जो है हंगरी ने जो है ना अपना 90 बिलियन यूरो जो है वो जो लोन जो है यूक्रेन को सैंक्शन किया था उस पर वेटो लगाया था, उस वेटो को हटा दिया गया, मतलब उस वेटो को लिफ्ट कर दिया गया है। अब इस जो है ड्रूजबा पाइपलाइन से जो है रशिया से जो ऑयल है हंगरी, पोलैंड वगैरह, स्लोवाकिया कंट्रीज़ वगैरह में जा रहा है। यूक्रेन जो है इसमें जो है एक तरीके से जो है प्रतिबंध जो लगाया था उसको लिफ्ट किया है। ड्रूजबा जो है एक तरीके से फ्रेंडशिप पाइपलाइन इसको बोलते हैं। ये वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट क्रूड ऑयल पाइपलाइन नेटवर्क है, विश्व की सबसे लंबी जो है क्रूड ऑयल पाइपलाइन है जो कनेक्ट करता है रशियन ऑयल फील्ड को सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप से। ये जो कंस्ट्रक्ट किया गया था सोवियत यूनियन के द्वारा जो है, और 1964 में इसको ऑपरेशनलाइज किया गया था। और ये ऑपरेशनलाइज किया तो सप्लाई करता है ऑयल कहाँ पे, काउंसिल फॉर द म्यूचुअली इकोनॉमिक असिस्टेंस के अंतर्गत जो कंट्रीज़ हैं उनको ऑयल सप्लाई करता है रशिया के द्वारा। ये इंटीग्रेट करता है सोवियत एनर्जी सिस्टम को, सोवियत एनर्जी इकोनॉमी सिस्टम को जो है ये जो बाकी जो देश हैं उनके साथ। पर्पज़ इसका ये है कि जो ऑयल सप्लाई हो वो रिलायबल हो, हाई कैपेसिटी हो और लैंड के रूट के माध्यम से हो। रसिया जो इसके माध्यम से जो है रसिया के क्रूड यूरोप में जाता है, जिसके चलते जो है मैरी टाइम पे जो डिपेंडेंसी है ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के उसका रिलायंस जो है वो कम हो जाए। रूट जो है इसको जो है एक्चुअली में जो ऑयल जो है सप्लाई जो है शुरुआत होती है सेंट्रल रसिया से। सेंट्रल रसिया में जो है एल्मेटेस्विक रीजन है, वहाँ से जो है ऑयल जो है सप्लाई होती है और वो सप्लाई इस जोन से होती है। लेकिन ये जोन पे 3 जगह से ऑयल मिल करके आता है। एक जो है साइबेरिया से, उरल से, कैस्पियन एरिया से, यहाँ पर आकर के ऑयल जो है थ्रू पाइपलाइन जो है ये जो है बाकी देशों में जाता है। तो ये पाइप जो है यहाँ पर आकर के 2 रूट में बढ़ जाता है। एक रूट जो होता है नॉर्थर्न ब्रांच जो कि पोलैंड होते हुए जर्मनी जाता है। दूसरा जो है साउथर्न ब्रांच, तो साउथर्न ब्रांच जो है वो यूक्रेन होते हुए जो है हंगरी, स्लोवाकिया और चेक रिपब्लिक जाता है। ये जो है यहाँ पर देखिए किस तरीके से इस मैप में समझाया हुआ है। जैसे ये ब्रांच एक नॉर्थ की तरफ जा रहा है और एक साउथ की तरफ जा रहा है। तो साउथ की तरफ जो जाने वाला ये ब्रांच है चेक रिपब्लिक तक जाता है, और नॉर्थ की तरफ जो ब्रांच जाने वाला है वो जर्मनी वगैरह लास्ट तक जाता है। तो ये जो है बीच में डैमेज हो जाने की वजह से यूक्रेन वगैरह में ये प्रॉब्लम क्रिएट किया गया था। तो जो ट्रांजिशन रिलायंस ऑन द कोऑपरेशन बिटवीन यूक्रेन एंड बेलारूस फॉर द सप्लाई टू यूरोप, तो मतलब यूक्रेन और बेलारूस के बीच में जो कोऑपरेशन के माध्यम से जो है ये यूरोप में सप्लाई होने वाला चीज़ क्रूड ऑयल जो है इसके माध्यम से जाता था। जो साउथर्न रूट है वो पास होता है यूक्रेन से, जो कि एक्सपोज है जियोपॉलिटिकल डिस्टर्बेंस की वजह से। सिग्निफिकेंस क्या है कि जो है ये क्रिटिकल एनर्जी लाइफलाइन है, रूट है। स्पेशली जो लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं, जैसे ये सब जो कंट्रीज़ हैं ये लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं। इन लैंडलॉक कंट्रीज़ में जो है अगर ऑयल सप्लाई करना हो तो समुद्र के माध्यम से नहीं किया जा सकता। तो एक तरीके से इनको जो है क्रिटिकली जो है ये रूट है जो एनर्जी सप्लाई को लेकर के, खास करके जो है हंगरी और स्लोवाकिया में। और ये जो है एक तरीके से जियोपॉलिटिकल लीवर के रूप में भी कार्य करता है, जो कि डिसरप्शन इन्फ्लुएंस जो है सैंक्शन, एड डिसीजन और यूरोपियन यूनियन एनर्जी रिलेशन को जो है एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है सैंक्शन वेवर ऑन द चाबहार पोर्ट। कंटेस्ट किया है कि इंडिया ने चाबहार पोर्ट जो है वो डेवलप किया था ईरान में, और इस डेवलपमेंट के बाद जो यहाँ पे जो है ट्रेड वगैरह जो ऑपरेशन हो रहा था ईरान पे जो है यूएसए का सैंक्शन था, लेकिन इंडिया को उस सैंक्शन से वेवर मिला हुआ था। वो वेवर जो था यूएस सैंक्शन जो है वेवर इंडिया को जो ऑपरेशनलाइज करने के लिए चाबहार पोर्ट के लिए मिला था 26 अप्रैल 2026 को जो है ये एक्सपायर कर रहा है। जो हमको वेवर मिला हुआ था, छूट मिली हुई थी सैंक्शन से लेकर के, वो एक्सपायर कर गया है। अब ये प्रमोट कर रहा है इंडिया को, फिर से इंडिया जो है अपनी रिकैलिब्रेट करे स्ट्रेटेजी को, जिसके अंतर्गत जो है टेम्पररी एग्जिस्ट विदाउट द अबॉन्डिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। तो कुछ समय के लिए तो इसको जो है इंडिया को जो है सैंक्शन जो फिर से इम्पोज हो जाएगा तो वो तो ठीक है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है उसको अबेंडन नहीं करना है, उसको कंटिन्यू करना है। ऐसा जो है मतलब जो है इसमें जो है बोला गया है। बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो इंडिया और ईरान ने जो है MOU साइन किया था 2003 में। इसके बाद जो है 2015 में जो है इसको डेवलप करने के लिए क्या डेवलप किया गया था, शहीद बेहस्ती टर्मिनल जो है वो जो छाबार पोर्ट पे जो है उसको डेवलप किया गया था। फिर 2016 में जो है 3 देश इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान के बीच में ट्राइलेटरल पैक्ट हुआ था। इसके अंतर्गत जो है छाबार पोर्ट के थ्रू जो है कनेक्टिविटी को ऑपरेशनलाइज किया गया था। 2018 में जो है भले इसके ईरान के ऊपर सैंक्शन था, लेकिन इस सैंक्शन से जो है वेवर दे दिया गया था, छूट दे दिया गया था इंडिया को। जो है छाबहार पोर्ट को जो है एक तरीके से अफगानिस्तान को सपोर्ट करने के एवज पे जो है ये हमको छूट मिला था। अब हम समझेंगे कि छाबहार पोर्ट है क्या। तो ये जो है सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस जो कि ईरान में स्थित है, और गल्फ ऑफ ओमान जो कि मकराना कोस्ट जो है वहाँ पर स्थित है। ईरान का जो है ओनली ओशियानिक पोर्ट स्थित है ये छाबहार पोर्ट। ये कंप्रोमाइज़ करता है, इसके अंतर्गत 2 टर्मिनल है। एक जो है शहीद कालांतरी और शहीद बेहस्ती, जो कि इंडिया जो है इसको डेवलप करने में, शहीद बेहस्ती को डेवलप करने में जो है इंडिया का इन्वॉल्वमेंट है। ये जो है प्रोवाइड करता है डायरेक्ट सी एक्सेस को, जो है पाकिस्तान को बाईपास करके जो है डायरेक्ट सी एक्सेस कर पाएगा ईरान भी, इवन अप टू अफगानिस्तान भी।
डिस्टेंस क्या है इसका जो है 50 नॉटिकल माइल जो है कांडला पोर्ट इंडिया में जो गुजरात में स्थित है वहाँ से इसकी डिस्टेंस है, और 786 नॉटिकल माइल जो है मुंबई में। तो इंडिया जो है डायरेक्टली जो है कांडला पोर्ट के थ्रू भी और मुंबई पोर्ट के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा, और अफगानिस्तान को भी जो है इसके थ्रू जो है एक्सेस मिल जाएगा। इंडिया मतलब ईरान के थ्रू इंडिया ईरान जाएगा, फिर अफगानिस्तान को एक्सेस कर लेगा। लैंड रूट का जो माध्यम है पाकिस्तान होते हुए उसको अबेंडन कर देगा, उसको स्किप कर सकता है इंडिया थ्रू द छाबहार पोर्ट। रिसेंट डेवलपमेंट क्या किया गया है, तो इंडिया हैज़ विथड्रॉल पर्सनल जो वहाँ पे व्यक्ति जो मतलब जो पर्सनल वगैरह जो थे उसको जो है विड्रॉ किया है। साथ साथ जो है प्रीपेड इट्स 120 मिलियन यूएस डॉलर जो है इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट था उसको जो है उसको विड्रॉ किया। साथ में कंसिडरिंग ट्रांसफरिंग इट्स स्टेक इन शहीद बहस्ती टर्मिनल टू ईरानियन एंटिटी अंडर द डिस्कशन। मतलब जो है ये जो है शहीद बहस्ती टर्मिनल जो इंडिया डेवलप किया गया था और इंडिया को लीज पे मिला था, उसको इंडिया ऐसा प्लान कर रहा है कि इसको जो है ट्रांसफ़र कर दे ईरानियन एंटिटी को। ये सब चीज़ें जो अगर डेवलपमेंट में हो रही हैं तो एक ग्रेट डायलेमा जो है इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली निकल के आ रहा है। क्या है और निकल के आ रहा है डायलेमा क्यों है यहाँ पे, तो एक तरीके से इंडिया चाहता है कि कंटिन्यूसली इंगेजमेंट हो, लेकिन दूसरा क्या है कि यूएस का जो सैंक्शन है उसका भी एक रिस्क है, जिसके चलते जो है स्केल बैक इन्वॉल्वमेंट जिसमें कि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को भी हमको प्रिजर्व करना है और थोड़ा हम पीछे भी हट सकते हैं। इस टाइप का जो है डायलेमा जो है क्रिएट किया जा रहा है। छाबहार पोर्ट का चाहे ईरान का जो है हमारे लिए क्या स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस है देखा जाए तो जियो पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये हमको प्रोवाइड करता है डायरेक्ट एक्सेस अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया को, पाकिस्तान को बाईपास करते हुए। जैसे हमको जो है सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान को अगर एक्सेस करना है तो ये छाबहार पोर्ट जो है हमको एक तरीके से जो है स्ट्रेटेजिक पॉइंट जो है प्रोवाइड करता है। लोकेटेड एट इंटरसेक्शन पॉइंट जहाँ के साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट जो है मतलब जो आकर मिलते हैं जो है इंटरसेक्ट होते हैं, ये एक तरीके का लोकेशन है। और एक तरीके से जो चाइना का जो ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में डेवलप किया जा रहा है उसको ये काउंटर बैलेंस के रूप में भी इसको देखा जा रहा है। तो ये इसलिए हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली और जियोपॉलिटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। कनेक्ट और ट्रेड के कनेक्टिविटी और ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एक सर्व करता है गेटवे जो है इंडिया के द्वारा जो है जो इंडिया इसका मेंबर भी है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है उसका ये इंडिया के लिए गेटवे का काम करता है। ये एक तरीके का मल्टी मॉडल नेटवर्क, मल्टी मॉडल का मतलब जो है समुद्र के रास्ते से भी, रेल के माध्यम से भी, रोड के माध्यम से भी इंटरकनेक्टेड रहेगा। मतलब इंडिया में अगर मुंबई से कोई चीज़ जाएगा कोई सामान तो थ्रू सी, अगर अफगानिस्तान जाना हो तो थ्रू सी रूट जाएगा, सी रूट जाने के बाद फिर लैंड रूट पकड़ लेगा। तो ये होगा हमारा मल्टी मॉडल जो है एक तरीके से नेटवर्क। तो ये इंडिया विथ ईरान, रसिया, सेंट्रल एशिया, यूरोप, ये सब चीज़ों को जो है कनेक्ट करेगा थ्रू मल्टी मॉडल, मतलब समुद्र के रास्ते से, फिर रेल के रास्ते से, फिर रोड के रास्ते से भी। ये एक तरीके से अल्टरनेटिव रूट हमको प्रोवाइड कर रहा है रीजनल कनेक्टिविटी के लिए, जिसके चलते जो है जो ट्रेड रूट जो है हमारा वो हाईली रेजिलियंस हो जाएगा। जो कुछ अगर जो है कन्फ्लिक्ट के चलते डिस्टर्बेंस हो रहा है उसको भी जो है एक तरीके से ये झेल ले जाएगा, एब्जॉर्व कर लेगा। ये जो है छाबहार पोर्ट अगर डेवलप रहता है और हम उसको एक्सेस मिलता है कंटिन्यूसली जैसे चल रहा था, तो ये हमारा इंप्रूव करेगा एक्सेस टू कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान जो है उसके मार्केट को हम एक्सेस कर सकते हैं, जिसके चलते जो है हमारा जो है ट्रांसपोर्ट टाइम्स वगैरह जो ट्रांसपोर्ट टाइम और कॉस्ट जो होता था वो हम उसको रिड्यूस कर लेंगे। फिर इकोनॉमिक और एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये आयरन और शुगर, राइस, ये सब चीज़ों को जो ट्रेड हो रहा था उसको फैसिलिटेट करेगा। साथ जहाँ जो है ऑयल इंपोर्ट का जो है कॉस्ट उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। फिर ह्यूमैनिटेरियन और रीजनल रोल को भी एक तरीके से जो ये हेल्प करेगा। और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो अफगानिस्तान में हम कर रहे थे उसकी डिलीवरी को भी जो है ये एक तरीके से इनेबल करेगा हमको। इंडिया की रीजनल इन्फ्लुएंस और कनेक्टिविटी को भी एक तरीके से स्ट्रेंथन करने के इसमें मतलब जो है एक प्रोमिनेंस था, कैपेबिलिटी थी। लेकिन जो है अब यूएसए का सैंक्शन जो है इम्पोज करने के बाद से जो है ये इंडिया के लिए डायलेमा है कि इस पर किस तरीके से इंडिया आगे बढ़े। नेक्स्ट है हमारा यूएई जो है वो ओपेक और ओपेक प्लस मेंबर कंट्री से जो है वो बाहर आ गया है, जो कि एक तरीके से यूएई एक फाउंडिंग मेंबर हुआ करता था। कंटेस्ट किया है कि यूएई ने अनाउंस किया है कि वो ओपेक और ओपेक प्लस से जो है विड्रॉ करेगा 1 मई 2026 से इफेक्टिवली। यूएई ने ब्लेम किया है अपने एग्जिट को लेकर के, जो है यूएई ने ब्लेम किया है कि जो अरब स्टेट्स हैं उन्होंने उसका हेल्प नहीं किया। जब ईरान जो है यूएसए की लड़ाई में यूएई को टारगेट कर रहा था, यूएई की मिलिट्री बेस जो कि अमेरिका के द्वारा जो है इस्टेब्लिश किए गए थे, टारगेट कर रहा था, तो कोई अरेबियन नेशन जो है उसके सपोर्ट में नहीं आया। जो है न्यूमरस ईरानियन स्ट्राइक जो है वो द्वारा किया गया है, इसको लेकर के जो है ये एग्जिट कर गया है। ये तो है डायरेक्ट जो है ऐसा जो है यूएई के द्वारा बोला गया है, लेकिन इसका जो है मतलब एक रीजन जो है दूसरा भी हो सकता है, जो कि यूएई की जो है इंटरनल जो है इकोनॉमिक पॉलिसी भी ये हो सकती है। हम देखते हैं कि ओपेक जो है एज ए ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ का जो है एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म है ओपेक। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। 1960 में जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द बगदाद कॉन्फ्रेंस। इसके जो है फाउंडिंग मेंबर सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कुवैत,
और वेनेजुएला थे। 5 इसके फाउंडिंग मेंबर थे। ऑब्जेक्टिव इसका ये था कि जो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे पेट्रोलियम की सप्लाई को लेकर के, जैसे डिमांड और सप्लाई का जो है मैच इस टाइप से हो जाए कि उनके जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जो है रीजनेबल प्राइस मिलता रहे, उसको इस तरीके से जो है प्रोडक्शन और सप्लाई को मैनेज करेंगे ये, जिसके चलते जो है स्टेबल और फेयर मार्केट वैल्यू उनके जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट को मिल पाए। ये इंश्योर करेगा कि जो कंसिस्टेंटली जो है इनकम जो है वो मिलता रहे ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन को। बेसिक पर्पज ये था कि एक तरीके से जो है वर्ल्ड में जो ऑयल की सप्लाई को किस तरीके से मैनेज किया जाए, ये ओपेक नेशन जो है मिल करके डिसाइड करेंगे। करेंटली जो है इसके 11 जो है मेंबर कंट्रीज़ हैं, जिसमें अल्जीरिया, कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरबिया और वेनेजुएला, यूएई इससे जो है बाहर हो चुका। फिर इसी के साथ जो है ओपेक के बाद जो है ओपेक प्लस कंट्री का जो है कंसेप्ट निकल के आया है, जो कि रशियन बेस, रशिया के द्वारा जो है इसको मतलब जो है फॉर्मुलेट किया गया था। ये जो है इसके फ्रेमवर्क, ओपेक के फ्रेमवर्क को जो है और एक्सपांड करता है। इसके अंतर्गत जो है 21 मेंबर कंट्रीज़ हैं। 21 में जो है 11 जो है ओरिजिनल ओपेक मेंबर कंट्रीज़ हैं, 10 और मेजर जो है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री इसमें जुड़ गए, जिसको जो है रशिया के द्वारा जो है इनिशिएट किया गया था। इसमें रशिया, कजाकिस्तान, अजरबैजान, ब्रूनी, बहरीन, मेक्सिको, ओमान, साउथ सूडान और मलेशिया देश इसमें शामिल है। ओपेक प्लस को जो है 2016 में इस्टेब्लिश किया गया था, जब अल्जीरिया जो है एकॉर्ड के अंतर्गत सितंबर 2016 में। सब्सिक्वेंटली जो है इसके बाद जो है वियना एग्रीमेंट हुआ नवंबर 2016 में। ओपेक और नॉन ओपेक मेंबर कंट्रीज जो कि एक्सपोर्ट को जो है एक तरीके से मैनेज करेंगे। पर्पज़ क्या है ओपेक प्लस का? ये अलायंस है प्राइमरीली जो देखा जाए मतलब ओपेक के साथ जो है ये स्टेबलाइज करेगा मार्केट को, जो है ऑयल प्राइस जो ड्रॉप हो रहा था उसके रिस्पांस में। तो ऑयल प्राइस को एक तरीके से जो है मार्केट में स्टेबलाइज करने के लिए जो है इसको स्टार्ट किया गया था, जिसके जो है रैपिड इंक्रीज इन यूएस सेल ऑयल प्रोडक्शन। जैसे यूएस में जो है सेल ऑयल की डिस्कवरी के बाद जो है ऑयल जो प्राइस है वो क्रैश कर गया था। तो ऑयल प्राइस जो है क्रैश कर जाने की वजह से जो है जो मेजर जो क्रूड ऑयल जो एक्सपोर्टिंग कंट्री, प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं, उनको जो है रीजनेबल प्राइस नहीं मिल पाने की वजह से जो है ओपेक प्लस जो है नेशन जो है वो ओपेक प्लस जो है ग्रुप जो है वो मतलब जो है पिक्चर में आया कि किस तरीके से जो है ऑयल प्राइसेस को मेंटेन किया जाए, प्रोडक्शन को उसी हिसाब से एडजस्ट किया जाए। तो ये वो ओपेक प्लस और ओपेक से संबंधित, और यूएई जो है उससे जो है एग्जिट हो गया है। नेक्स्ट है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से रिलेटेड। कंटेक्स्ट क्या है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो कि यूनाइटेड नेशन का एक बॉडी है, इसके द्वारा एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसमें जो है फूड और न्यूट्रिशंस आइटम जो है वो दिए जा रहे हैं साउथ सूडान का जो कन्फ्लिक्टिंग एरिया है उसके अंतर्गत। जो ऑनगोइंग ह्यूमैनिटेरियन चैलेंजेस चल रहा है साउथ सूडान में, उसके चलते जो भूखमरी की कंडीशन आ जा रही है उसके अगेंस्ट में जो है फूड और न्यूट्रिशन सप्लाई किया जा रहा है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत। ये जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है ये जो है यूनाइटेड नेशंस का जो है फूड असिस्टेंस जो है आर्म है, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो है ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, जो हंगर और फूड इंसिक्योरिटी को जो है एड्रेस करती है, उसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करती है। 1961 में जो है इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा जो है इस्टेब्लिश किया गया था। और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये भी यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है। ये दोनों मिलकर के जो है जनरल असेंबली और एफएओ मिलकर के 1961 में जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है स्टार्ट किए थे। 120 देशों को ये कवर करता है। ये फुल्ली जो है फंड किसके द्वारा होता है? वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन होता है देशों के द्वारा, गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट, प्राइवेट डोनर जो है इसको कंट्रीब्यूट करते हैं। और ये जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो नंबर 2 है, जीरो हंगर की जो बात करता है, उसको ये अलाइन करता है, मतलब उसको एक तरीके से टारगेट करता है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का जो हेडक्वार्टर है रोम, इटली में स्थित है। फंक्शन क्या है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का? तो ये इमरजेंसी फूड असिस्टेंस प्रोवाइड करता है जब कन्फ्लिक्ट, डिजास्टर और पेंडेमिक टाइप का सिचुएशन आ जाता है किसी भी देश में, किसी भी एरिया में, टेरिटोरी में। डिलीवरी करता है ये न्यूट्रिशनल सपोर्ट बच्चों को, प्रेग्नेंट वुमेन को और वल्नरेबल ग्रुप को, जिसके चलते जो है इसका मेन टारगेट ये है कि जो माल न्यूट्रिशन और स्टंटिंग वगैरह जो है, जो डेफिशिएंसी हो जाती है फूड्स वगैरह की, उसको जो है एक तरीके से रिड्यूस करना, उसको एड्रेस करना। ये जो है स्कूल मील प्रोग्राम भी रन करता है, जिसके चलते जो है स्कूलों में जो है अटेंडेंस वगैरह जो है इम्प्रूव हो, लर्निंग आउटकम भी जो है वो इम्प्रूव हो। इसके लिए स्कूल मील प्रोग्राम भी जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा जो है चलाया जाता है। ये सपोर्ट करता है कम्युनिटी रेजिलियंस और फूड सिक्योरिटी सिस्टम को किसी टेरिटोरी, किसी देश में। की कंट्रीब्यूशन क्या है? इसको 2020 में जो है नोबेल पीस पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसका जो की एफर्ट क्या है? कॉम्बेटिंग हंगर और प्रिवेंटिंग इट्स यूज एज ए वेपन ऑफ द वार। जैसे क्या है कि जैसे इजराइल क्या करता है,
हंगर को प्रमोट करता है। जैसे ब्लॉकेट वगैरह, जैसे गाजा वगैरह में जो है, पैलेस्टाइन वगैरह में जो है एक तरीके से ब्लॉकेट कर देता है, जिससे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस वगैरह नहीं पर ज़्यादा आता है। इससे यहाँ के लोग जो है एक तरीके से भूखमरी के शिकार हो जाते हैं। तो इस चीज़ को जो है किसी देश के द्वारा जो है वेपन ऑफ वार के रूप में जो है अगर यूज किया जाता है तो उसके अगेंस्ट में जो है ये कार्य करता है। अगर हंगर, गरीबी, भूखमरी को वेपन के रूप में यूज करे कोई देश तो इसके अगेंस्ट में जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा जो है योजना चलाई जाती है। ये एक पब्लिश करता है रिपोर्ट, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन द फूड क्राइसिस, जो कि एसेस करता है लेवल ऑफ एक्यूट हंगर इन द वर्ल्ड वाइड। इसके द्वारा जो है ये रिपोर्ट रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा चांगी नवल बेस से रिलेटेड कंटेस्ट क्या है। आईएनएस सुनैना जो है ये डिप्लॉय किया गया है इंडियन ओशियन शिप सागर के रूप में। सागर का मतलब यहाँ पे हुआ सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर द ऑल रीजन। ये इंडिया के एक डॉक्ट्रिन है सिक्योरिटी से रिलेटेड, ओशियन के मतलब इकोनॉमिक और सिक्योरिटी पर्पज़ का जो यूज होगा उससे रिलेटेड एक डॉक्ट्रिन है। तो आईएनएस सुनैना जो है वो अराइव किया है चांगी नवल बेस। ये चांगी नवल बेस जो है सिंगापुर में स्थित है। ये इंडिया का ये मार्किंग इट्स 4th पोर्ट कॉल आफ्टर माले, फुकेट और जकार्ता में। ये आईएनएस सुनैना जो है ये मतलब माले, फुकेट और जकार्ता होते हुए चांगी नवल बेस में स्थित मतलब पहुंच गया है। अगर इसको चांगी नवल बेस को देखा जाए तो ये एक तरीके से डिप्लॉयमेंट इंक्लूडिंग मल्टीनेशनल क्रू फ्रॉम द 16 फ्रेंडली कंट्रीज़, जो 60 फॉरेन फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा जो है मल्टीनेशनल क्रू मेंबर जो होंगे वो अंडर द विजन कहाँ है, महासागर, मतलब म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर द सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर द ऑल रीजन के अंतर्गत जो है ये डिप्लॉयमेंट किया गया है। इसके अंतर्गत जो है आईएनएस सुनैना के अंतर्गत जो है 16 फ्रेंडली नेशन के जो है वो क्रू मेंबर होंगे। चांगी नवल बेस जो है इसका लोकेशन जो है ईस्टर्न जो टिप है सिंगापुर का, वहाँ पे चांगी एयरपोर्ट है, वहीं पे स्थित है ये चांगी नवल बेस। स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसका देखा जाए तो ये स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जो है वहाँ पे ये नज़दीक है। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का और साउथ चाइना के बीच में ये स्थित है, वहाँ पे प्रॉक्सिमिटी है उसकी, जिसके चलते ये इनेबल करता है वर्ल्ड की जो वन ऑफ द बिजिएस्ट सी लेन है उसको एक तरीके से जो है ये कंट्रोल करता है। इनेबल है, इसके पास कैपेबिलिटी है कंट्रोल करने की। कैपेबिलिटी पे देखा जाए तो ये एकोमोडेट कर सकता है लार्ज वारशिप वेसल्स वगैरह जो होते हैं उसको। इसके अंतर्गत एयरक्राफ्ट कैरियर भी है और एम्फीबियस वेसल्स वगैरह भी जो है ये चांगी नवल बेस के द्वारा जो है कंट्रोल किया जा सकता है, एकोमोडेट किया जा सकता है। रोल इसका ये है कि ये सिंगापुर को सपोर्ट करता है सिक्योरिंग सी लेंस ऑफ द कम्युनिकेशन, जो सी लाइन्स ऑफ द कम्युनिकेशन के साथ साथ जो है रीजनल मेरीटाइम स्टेबिलिटी को जो एक तरीके से जो सिंगापुर की ज़रूरत है उसको सपोर्ट करता है। ये 2017 में इंडिया और सिंगापुर के बीच में लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन हुआ था। इसके अंतर्गत ये अलाउ किया गया था कि जो इंडियन जो नेवी है उसको एक्सेस मिल जाएगा चांगी नवल बेस को, जहाँ पर ये रिफ्यूलिंग, मेंटेनेंस और ऑपरेशनल सपोर्ट जो है इंडिया को दिया जाएगा। इसके अलावा जो है चांगी नवल जो है बेस, इसके अलावा जो है इंडिया को स्ट्रेटेजिकली जो है ओवरसीज पोर्ट का जो एक्सेस मिला हुआ है उसके अंतर्गत जो है पोर्ट ऑफ डुकम है जो कि ओमान में स्थित है। ये अरेबियन सी में इसके थ्रू जो है अरेबियन सी में एक्सेस मिलता है। फिर सबांग पोर्ट इंडोनेशिया में स्थित है, ये नियर एंट्रेंस ऑफ द स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के पास है। और अदर इसके अंतर्गत जहाबार जो ईरान में स्थित है, हमने डिस्कशन किया इसके पहले। फिर हैफा इजराइल में स्थित है, सितवे पोर्ट म्यांमार में, चट्टोग्राम और मोंगला पोर्ट जो है बांग्लादेश में स्थित है। तो ये एक तरीके से स्ट्रेटेजिक ओवरसीज पोर्ट फॉर द इंडिया जो है ये इस्टेब्लिश है। नेक्स्ट है इंडिया इजिप्ट डिफेंस कोऑपरेशन से रिलेटेड कंटेस्ट क्या है कि इंडिया और इजिप्ट के बीच में जो है 11th ज्वाइंट डिफेंस कमेटी जो है उसकी मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई कायरो में, जो कि इजिप्ट की कैपिटल है। इसमें जो है डिफेंस टाई को लेकर के एडवांसमेंट किया गया है और इंडिया जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया है 2023 में जो साइन किया गया था उसके अंतर्गत इजिप्ट का, और साथ साथ जो एमओयू साइन किया गया था 2022 में डिफेंस कोऑपरेशन को लेकर। बैकग्राउंड देखा जाए इंडिया और इजिप्ट के रिलेशनशिप का तो हिस्टोरिकली बैकग्राउंड अगर है तो दोनों देश जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया से एसोसिएटेड है और नील जो है सिविलाइजेशन जो है इजिप्ट से एसोसिएटेड है। तो ये दोनों के बीच में जो है कल्चरल एक्सचेंज होते थे। फिर बाद में जो है ग्रीको रोमन और इस्लामिक नेटवर्क के थ्रू भी जो है कल्चरल और जो है ट्रेड वगैरह हमारे बीच में होता था। फिर इंडिया और जब इजिप्ट वगैरह जो आज़ाद हुए तो पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है नेहरू जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे और नसीर जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे, ये दोनों के बीच में क्लोज टाई थी। ये दोनों जो है प्रोमिनेंट नेता थे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को लेकर के, और बाद में जो है ये दोनों के बीच में जो है जो कोऑपरेशन है इंडिया और इजिप्ट के बीच में मतलब और भी डिपेंड हुआ। सुएज क्राइसिस जो है 1956 में क्रिएट किया गया था। ये सुएज क्राइसिस जो है इसके बारे में थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आपको देता हूँ। ये सुएज कैनल है जो कि जो है मेडिटेरियन सी को जो है एक तरीके से यूरोप को और इधर जो है मतलब जो है एशिया को कनेक्ट करता है। यूरोप और एशिया को जो है सुएज कैनल के माध्यम से कनेक्ट किया जाता है। ये जो है एक मैनमेड कैनाल क्रिएट किया गया था ब्रिटेन के द्वारा। ब्रिटेन और फ्रांस मिलकर के जो है इसको कनेक्ट किए थे। इसके बॉर्डर कंट्री जो है इजिप्ट है। इसके पे जो है टोल जो है वसूला जाता था ब्रिटेन के द्वारा।
बाद में जब इजिप्ट ने जो है ना एक डेवलपमेंट जो है कि यहाँ पे एक डैम बनाने के लिए जो है फंड का रिक्वायरमेंट किया है ब्रिटेन और फ्रांस से, तो वो देश जो है फंड देने के लिए मना कर दिए। तो इजिप्ट ने फंड के लिए ये बोला कि जो स्वेज कैनल है हम इसको जो है नेशनलाइज कर देते हैं और इसका जो टोल कलेक्शन होगा वो इजिप्ट रखेगा। ये बात ब्रिटेन को और फ्रांस को अच्छा नहीं लगा, लेकिन डायरेक्टली जो है वो इंटरवेंट नहीं कर पा रहे थे इस स्वेज कैनल के नेशनलाइजेशन को लेकर के, इजिप्ट को लेकर के। तो उन्होंने इजराइल को जो है बैकडोर से जो है एक तरीके से जो है उकसाया कि ये जो है इजिप्ट पे जो है अटैक करे, और बाद में जो है ब्रिटेन और फ्रांस जो है मीडिएट करेंगे, या मीडिएट भी करेंगे नहीं करेंगे, अपने खुद मिलिट्री भेज करके निगोशिएशन करेंगे और स्वेज कैनल को फिर से एक्वायर कर लेंगे। ऐसा ही हुआ, इजराइल ने जो है ना इस पर अटैक किया इजिप्ट पे। फिर बाद में जो है ये दोनों देशों के बीच में लड़ाई चल रहा था, तो यूएसए और रसिया ने जो है इसमें इंटरवेन किया, और यूएसए ने जो है ना ब्रिटेन को इसमें खुली धमकी दी कि अगर ब्रिटेन इससे बाहर नहीं होता है तो यूएसए जो है पूरा जो पाउंड वगैरह जो है ब्रिटेन का उसको सेल आउट कर देगा, और एक तरीके से जो है इसको जो है डिफ़ॉल्ट हो जाएगा ब्रिटेन, उसकी इकोनॉमी को जो है ध्वस्त कर देगा। बाद में जो है ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने जो है युद्ध विराम किया और एग्रीमेंट साइन हुआ। इसमें इंडिया ने भी एक्टिवली जो है मीडिएट किया था, और ये जो है स्वेज कैनल का जो कंट्रोलिंग जो है वो इजिप्ट को मिल गया था। तो इसमें भी जो है ना इंडिया ने इजिप्ट का सपोर्ट किया था और इसमें प्रोएक्टिवली जो है मीडिएट किया था। फिर जो है पोस्ट कोल्ड वार जो इरा के अंतर्गत जो है ये दोनों देश मतलब 91 के बाद से जो है इंडिया ने इकोनॉमी रिफॉर्म भी किया, और कोल्ड वार इरा के बाद भी जो है हम जो है कंटिन्यूसली जो है इजिप्ट से इंगेज्ड है। तो हमारा जो है एक तो हिस्टोरिकली, कल्चरली और इकोनॉमिकली भी जो है हमारा रिलेशन इजिप्ट के साथ बढ़िया रहा है। प्रेजेंट स्टेटस अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल रिलेशन अगर देखा जाए तो 2023 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में जो है हम दोनों साइन किए, साथ साथ जो हाई लेवल विजिट होते रहता है। फिर जो रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट के रूप में जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट आए थे 2023 में। इकोनॉमिक रिलेशनशिप देखा जाए तो 6 से 7 बिलियन यूएस डॉलर का जो है बायलैटरल ट्रेड होता है, कोऑपरेशन होता है पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर, टेक्सटाइल और फार्मा और आईटी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो है हम एक दूसरे को जो है ट्रेड को, इकोनॉमिक रिलेशन को प्रमोट करते हैं। जियो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप देखा जाए तो स्वेज कैनल को जो है इजिप्ट जो है कंट्रोल करता है, जो कि एक इंडिया के लिए जो है यूरोप से ट्रेड के लिए एक वाइटल रूट है। अगर ये स्वेज कैनल नहीं होता तो इंडिया को हो सकता है थ्रू आउट जो अफ्रीका घूम करके जो है ट्रेड करना पड़ता है। इस तरीके से जो है ये कन्वर्ज होता है इंडियन ओशियन को मेडिटेरियन ओशियन की कनेक्टिविटी को लेकर के। डिफेंस कोऑपरेशन फ्रेमवर्क को देखा जाए तो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जो है स्टार्ट किया गया था इंडिया और इजिप्ट के बीच में, जो है ज्वाइंट डिफेंस कमेटी के रूप में फोकस करता है। एक तो ज्वाइंट ट्रेनिंग और मिलिट्री एक्सरसाइज को प्रमोट करता है, ये डिफेंस प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन की बात करता है, मैरीटाइम सिक्योरिटी और कोऑपरेशन की भी बात करता है। इनके द्वारा जो है एक्सरसाइज साइक्लोन जो है, इसके पहले जो है डिफेंस में जो हमने डिस्कशन किया था, एक्सरसाइज साइक्लोन जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि ज्वाइंट फोर्स जो है एक्सरसाइज करते हैं। काउंटर टेररिज्म, डेजर्ट और अर्बन वारफेयर और स्पेशल कोऑपरेटिव कोऑर्डिनेशन जो है इसके द्वारा किया जाता है। 11th जो है ज्वाइंट डिफेंस कोऑपरेशन जो है मीटिंग जो है इसके अंतर्गत जो है की आउटकम्स जो है निकल करके आए 2026-27 के लिए डिफेंस रोड मैप में। इसमें मिलिट्री टू मिलिट्री एंगेजमेंट जो है उसको एक्सपांड किया जाएगा। फिर ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज मिलिट्री का जो होगा उसको और भी जो है तीव्रता से आगे बढ़ाया जाएगा। मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन को और स्ट्रेंथन किया जाएगा और इंक्रीज किया जाएगा। लार्ज स्केल पे जो है जो कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज है उसको भी, साथ साथ जो है डिफेंस टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन जो टाइप को इन्हेंस किया जाएगा। डिफेंस इंडस्ट्री कोलैबोरेशन को देखा जाए तो इंडिया हाईलाइट किया गया है 20 बिलियन यूएस डॉलर से भी अधिक जो है डिफेंस प्रोडक्शन को लेकर के, और 4 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट जो है 100 कंट्रीज में किया जाएगा एक कोलैबोरेशन के थ्रू। दोनों देशों में जो है एग्रीमेंट टू डेवलप जो है डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन को जो है प्लान किया गया है। फोकस किया गया है को डेवलपमेंट, को प्रोडक्शन, मतलब साथ साथ जो डेवलप करना, साथ साथ प्रोडक्शन करना, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप को, आत्मनिर्भर भारत और डिफेंस एक्सपोर्ट को भी सपोर्ट किया जाएगा इस जो है ज्वाइंट डिफेंस कोऑपरेशन के माध्यम से। मैरीटाइम कोऑपरेशन की बात की जाए तो फर्स्ट एवर जो है नेवी टू नेवी स्टाफ टॉक जो है इसके द्वारा स्टार्ट किया गया है ज्वाइंट डिफेंस के द्वारा। एम्फेसिस करता है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंट्रल इंडियन ओशन रीजन में। फोकस सिक्योरिटी जो सागर जो विजन है इंडिया का उसको जो है फोकस करता है कि सिक्योरिटी सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके अंतर्गत जो है हम सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर द ऑल रीजन की बात हम करते हैं। ये हुआ मैरीटाइम कोऑपरेशन। उसके अलावा जो है मिलिट्री कोऑपरेशन था। फिर एयर डिफेंस सिस्टम चाहे एयरफोर्स का जो है कोऑपरेशन, उसके अंतर्गत जो है इजिप्टियन एयरफोर्स को जो है उसके साथ हमको इंगेज होना है। साथ साथ जो है ज्वाइंट एक्सरसाइज और ट्रेनिंग एक्सचेंज को भी जो है इसके अंतर्गत जो है लार्जर स्कोप दिया गया है। ये हमारे जो है ये तो अच्छी बातें हो गई। चैलेंजेस क्या है? एक हाईली जो है ट्रेड इम्बैलेंस है इंडिया और इजिप्ट के बीच में, और अंडर यूटिलाइजेशन पोटेंशियल है। जो दोनों देश के बीच में जो व्यापार होना चाहिए, जितना पोटेंशियल है उसको हम फुल्ली जो है यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं। लिमिटेड प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन है। अभी जो पार्टिसिपेशन है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, प्राइवेट सेक्टर अभी भी जो है इसमें लैग कर रहा है। फिर रेगुलेटरी और ब्यूरोक्रेटरी की हर्डल भी है।
साथ साथ जो है चाइना का जो इन्फ्लुएंस होता है एक एज ए कम्पिटिटर और ग्लोबल प्लेयर के रूप में, वो भी इंडिया के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज है। फिर रीजनल इनस्टेबिलिटी जो है वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका में जो चल रहा है, जिसको वाना भी बोला जाता है, वो भी इंडिया के लिए एक तरीके से जो है मेजर चैलेंज के रूप में आ रहा है। फ्यूचर रोड मैप की बात की जाए तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो दोनों देशों के बीच में जो है ट्रेड जो है और भी एक्सपांसन हो सकता है थ्रू द जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है, वो पॉसिबिलिटी है कि हम इसको जो है साइन कर लें। इजिप्ट जो है एक तरीके से इंडिया के लिए जो है अफ्रीका और यूरोप के लिए गेटवे का भी कार्य करेगा। डिफेंस में देखा जाए तो को प्रोडक्शन जो है वो इन्हेंस हो सकता है। एक्सपोर्ट मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन जो है ये इंडिया जो है स्वेज और इंडियन ओशन ड्रीम एसोसिएशन के थ्रू जो है लिंकेज होगा। एनर्जी और टेक्नोलॉजी के मामले में देखा जाए तो ये जो है ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है कोलैबोरेशन में काम करेगा हमको। फिर मल्टीलेटरल की बात की जाए तो जैसे इंडिया और इजिप्ट अभी ज्वाइंट मतलब जब बायलेटरल की बात कर रहे हैं, साथ साथ जो है और अफ्रीकन नेशन इसमें अगर आ जाएंगे तो हम जो है ग्लोबल साउथ प्लेटफॉर्म के रूप में जो है एक तरीके से ज्वाइंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे, जिसमें कि क्लाइमेट निगोसिएशन, काउंटर टेररिज्म जो है इस टाइप की चीज़ों का डिस्कशन होगा एक मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म पे। तो ये हुआ इंडिया इजिप्ट से रिलेटेड हमारा डिस्कशन। जापान ने जो है डिफेंस एक्सपोर्ट का जो रिस्ट्रिक्शन था उसमें जो है कुछ छूट दी है, ईज़ किया है। इसको हम डिस्कशन कर लेते हैं। कंटेस्ट क्या है, जो डिकेड ओल्ड जो रिस्ट्रिक्शन था जापान का जो आर्म एक्सपोर्ट को लेकर के, उसको जो है जापान ने जो है अब अलाउ कर दिया है, जो लीथल वेपन्स वगैरह जो थे उसको एक्सपोर्ट करने के लिए। इंडिया ने इसको वेलकम किया है इस मूव को, जिसके चलते जो है दोनों साइड जो है एग्री किए हैं कि दोनों देश इंक्रीज़ करेंगे अपना प्रैक्टिस डिफेंस कोऑपरेशन को लेकर। जापान ने ये पॉलिसी शिफ्ट कैसे किया है, तो जो अर्ली जापान की जो पॉलिसी थी वर्ल्ड वार 2 के बाद जो है पैसिफिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जो है आर्टिकल 9 जो था ये रिस्ट्रिक्ट करता है कि जापान जो एक्सपोर्ट करेगा केवल 5 ऐसे नॉन लीथल कैटेगरी को जो है एक्सपोर्ट करेगा, जिसमें जो है रेस्क्यू ऑपरेशन, ट्रांसपोर्ट, वार्निंग, सर्विलेंस और माइन स्वीपिंग जो है, इसको यहीं इसके अलावा जो है और कोई चीज़ जो है एक्सपोर्ट नहीं करेगा, वह रिस्ट्रिक्शन था। 2026 में जो है इसको रिवीजन किया गया, एक मेजर शिफ्ट बोला जा सकता है, जिसके अंतर्गत जो है एक्सपोर्ट को परमिट किया गया है लीथल सिस्टम जैसे कि मिसाइल, डिस्ट्रॉयर और फाइटर जेट्स वगैरह को। दिस बिल्ड ऑन द 2023 अमेंडमेंट टू द थ्री प्रिंसिपल जो है 2023 में जो है अमेंड किए गए थे, जिसमें जो है ट्रांसफ़र ऑफ इक्विपमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी है, जो कि ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन डिफेंस ट्रांसफ़र जो है ये जापान को प्रोवाइड करता है। इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है जापान को एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि किस तरीके से डिफेंस को वो ट्रांसफ़र करता है। जापान जो है अगर मतलब जो है एक्सपोर्ट करेगा भी तो ये रिस्ट्रिक्टेड है, केवल 17 जो है ट्रस्टेड पार्टनर हैं इस देश के, उसको जो है ये डिफेंस एग्रीमेंट के तहत जो है, जिसमें इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस है, उनको एक्सपोर्ट कर पाएगा। और हर एक जो है ट्रांसफ़र जो है उसके लिए जो है जापान की जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उससे अप्रूवल लेना जरूरी हो जाता है। एक्सपोर्ट जो है जनरली जो है प्रोहिबिटेड है उस कंट्री में जहाँ की मतलब जो है कन्फ्लिक्ट जो है ज़्यादा चल रहा है या यूनाइटेड नेशन के सैंक्शन के अंतर्गत है, तो वहाँ पर जो है एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। और जो रिसिपिएंट होगा उसको जो है मस्ट जो है वो यूनाइटेड नेशन जो चार्टर्ड है उसके अकॉर्डिंगली जो है उसको फॉलोअप करना पड़ेगा, उस इक्विपमेंट का यूज करना पड़ेगा। जापान ने इतने सालों तक जो है दशकों तक जो है ये जो है रिस्ट्रिक्शन किया था एक्सपोर्ट को लेकर के, अब जो है क्यों शिफ्ट कर गया है, क्या इसके चलते क्या कारण है। तो पहला जो है इंडस्ट्रियल रेशनल, ये इन द सेंस जो है डिफेंस इंडस्ट्री जो थी जापान की, वो धीरे धीरे जो है वो सिकुड़ती जा रही थी, स्टेगनेंट होती जा रही थी। ये केवल जो है सेल्फ डिफेंस फोर्स तक ही सीमित हो गई थी। अब इसको जो है और सस्टेनेबल और स्केलेबल करने के लिए जो है एक्सपोर्ट और मार्केट चाहिए था। इसके चलते जो है इसने एक तो शिफ्ट किया है। फिर जो है जी कैप जो कैटलिस्टिक जो है, जिसके अंतर्गत जो है ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम, जिसमें यूके और इटली शामिल है, तो 2035 में इसका जो है 6th जनरेशन फाइटर जो है ऑर्गेनाइजेशन होना है। उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए जो है एक्सपोर्ट को लेकर के फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो ये भी एक मुद्दा था। फिर जो जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट जो है धीरे धीरे जो सिचुएशन चेंज होता जा रहा है, और चाइना का जो खतरा जो है जापान और आसपास के देशों पे जो मंडरा रहा है, और साथ साथ जो है नॉर्थ कोरिया भी जो बीच बीच में जो है सिक्योरिटी लेकर के जो है थ्रेटन देता है, तो उस चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए भी जो है जापान ने ये कदम उठाया है। अब इंडिया पे इसका क्या इम्प्लीकेशन होने वाला है, तो एक इंडिया के लिए फ़ायदा ये है कि ये इंडिया के लिए एक स्कोप का एक्सपांसन है, जिसमें जो है साथ साथ जो है मिल करके को डेवलपमेंट, को प्रोडक्शन और एडवांस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा डिफेंस सिस्टम में जापान के द्वारा इंडिया के लिए। साथ साथ जो है डीपर डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन के रूप में जो है सप्लाई चेन जो है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, सप्लाई चेन इंटीग्रेट होगी, तो ये इंडिया के लिए बेनिफिट होगा। साथ साथ जो है इंडिया इंडो पैसिफिक जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो है, जिसमें जो है क्वाड इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया मेंबर हैं, तो उसको भी ये कोऑर्डिनेशन को भी स्ट्रेंथन मिलेगा। डिफेंस कोऑपरेशन की बात की जाए इंडिया और जापान के बीच में, तो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के अंतर्गत जो है जॉइंट वर्किंग ग्रुप है, जो कि डिफेंस इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कोऑपरेशन की बात करता है।
मल्टीपल एग्रीमेंट इंडिया और जापान के बीच में साइन किए गए थे, जिसके अंतर्गत जो है ज्वाइंट डिक्लेरेशन और सिक्योरिटी कोऑपरेशन 2008 में साइन किया गया था। डिफेंस कोऑपरेशन का एमओयू साइन किया गया था 2014 में। इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन एग्रीमेंट 2015 में। रेसिप्रोकल प्रोविजन जो है सप्लाई और सर्विस एग्रीमेंट 2020 में साइन किया गया था। साथ साथ जो है रेगुलरली जो है ट्राई सर्विस इंडिया का आर्मी, एयरफोर्स, नवल जो है मिलिट्री एक्सरसाइज जो है हमेशा होता रहता है, जिसके चलते इंटरऑपरेबिलिटी जो है वो इन्हेंस हुआ है, जिसमें जिमेक्स वो नवल एक्सरसाइज है। मालाबार इंडिया जापान के साथ साथ यूएसए और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, ये नवल एक्सरसाइज है। फिर धर्म गार्जियन आर्मी को लेकर के, फिर वीर गार्जियन एयरफोर्स का है, और कोस्टल गार्ड कोऑपरेशन भी जो है इंडिया और जापान के बीच में होता है। फिर जो है इंडस्ट्रियल लिंकेज जो है 2017 के बाद जैसे इंडिया और जापान के बीच में बढ़े हैं, जैसे कि को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जैसे कि यूनिकॉर्न नेवल मस्ट जो है 2024 में स्टार्ट किया गया था। तो ये सब चीज़ें भी जो है इंडिया और जापान के बीच में डिफेंस जो कोऑपरेशन जो है वो डिपेंड होता जा रहा है, बताता है। फिर जो है इंडिया जापान के बीच में स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप जो है किस तरीके से बढ़ते गए हैं। डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप 1952 में जो है वो आया था, और ये एलिवेट होकर के अब जो है स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप के रूप में जो है ट्रांसफॉर्म हो गया 2014 तक आते आते। फिर जो है इंडिया की जो है लुक ईस्ट पॉलिसी के बाद जब एक्ट ईस्ट पॉलिसी जब आया, और उसमें जो है जापान जो है फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक रीजन की बात करता है, तो ये दोनों चीज़ें जो है अलाइनमेंट होता है। इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और जापान का फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन, ये दोनों एक दूसरे से अलाइन करता है, और दोनों का जो है एक तरीके से जो विजन है वो सिमिलर टाइप का है। फिर जो है दोनों देश जो है कोऑपरेट करते हैं। ट्रेड 22.8 बिलियन का है। इन्वेस्टमेंट जो है 43.2 बिलियन का एफडीआई जापान के द्वारा जो है इंडिया में आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ओवरसीज डेवलपमेंट एजेंसी स्पेस में इसरो जक्सा के मामले में है। ग्लोबल इनिशिएटिव अगर देखा जाए इंडियन स्पेस एजेंसी CDRI और SCRI के रूप में भी चलता है। फिर चैलेंजेस लेकिन क्या है, अगर इतना हम कोलैबोरेशन कर रहे हैं तो चैलेंजेस क्या है, तो सबसे बड़ा जो ट्रेड इम्बेलेंस जो है इंडिया और जापान के बीच में वो जापान के फेवर में ज़्यादा है। फिर कल्चरल और लैंग्वेज जो है बैरियर इंडिया और जापान के बीच में ट्रेड को जो है उतना बढ़ावा नहीं दे पाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्स्टेंट भी इंडिया में और मतलब जापान को लेकर के है। फिर लिमिटेड पीपल टू पीपल एक्सचेंज है, क्योंकि एक तो लैंग्वेज और कल्चरल बैरियर है। फिर जो जियोपॉलिटिकल टेंशन वगैरह भी जो होते हैं रीजनल में, उसको लेकर के भी जापान हमेशा जो है मतलब अपनी बातें जो है करते रहता है। वे फॉरवर्ड के रूप में हम क्या बोल सकते हैं कि जो डिफेंस को प्रोडक्शन की बात की जाए, मतलब साथ में मिल करके जो है हम जो है डिफेंस प्रोडक्ट को बढ़ाएं और एक्सपोर्ट को कोलैबोरेट करें, ये एक चीज़ हो सकता है। ट्रेड इम्बैलेंस जो है उसको हमको कम करना है, जिसके चलते जो है इंडिया का जो है एक्सपोर्ट जो है जापान में वो बूस्टअप हो। फिर जो है एक्सपांड करेंगे कोऑपरेशन, जिसमें कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, AI, सेमीकंडक्टर, क्लीन एनर्जी जो है इसमें जापान इंडिया को जो है हेल्प कर सकता है। पीपल टू पीपल एक्सचेंज और स्किल लिंकेज जो है वो भी स्ट्रेंथन होना चाहिए इंडिया और जापान के बीच में, ये जो है वे फॉरवर्ड के रूप में हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क से संबंधित। कंटेक्स्ट क्या है कि इंडिया ने अप्रूव किया है 30 बिलियन रुपीज़ के में जो है मालदीव को ड्रॉ करने के लिए अंडर द सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क। ये जो एक तरीके से फाइनेंशियली सपोर्ट और रीजनल कोऑपरेशन की बात करता है। पहले देखते हैं कि सार्क क्या है। तो सार्क जो है ग्रुप ऑफ मेंबर है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन जो है, इसके अंतर्गत इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ये सब जो देश आते हैं, ठीक है। तो ये सार्क है, और इंडिया ने जो एक प्रपोज किया था वर्ल्ड में 2012 में। देखिए यहाँ पे जो है इट इज़ ए बायलैटरल करेंसी स्वैप अरेंजमेंट विद इन सार्क, मतलब सार्क में 8 देश हैं, लेकिन इन 8 देशों में जो है कोई देश, जैसे इंडिया श्रीलंका, चाहे इंडिया बांग्लादेश, चाहे श्रीलंका पाकिस्तान, कोई भी देश आपस में जो है बायलैटरल करेंसी स्वैप कर सकते हैं विथ ग्लोबल फाइनेंशियली सेफ्टी नेट। 2012 में जो है इसको ऑपरेशनलाइज किया गया था। ये शॉर्ट टर्म फॉरेन एक्सचेंज लिक्विडिटी जो है वो सार्क कंट्री को देगा। फंक्शन कैसे करता है, समझ लीजिए कि X पर्सन है और Y पर्सन है, या फिर समझ लीजिए कि इंडिया और श्रीलंका के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इंडिया है और श्रीलंका है, ठीक है। ये दोनों जो है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट कर लिए, तो होगा क्या कि मान लीजिए श्रीलंका के पास जो है फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, उसको क्रूड ऑयल खरीदने के लिए पैसा चाहिए। पैसा कैसा चाहिए, US डॉलर चाहिए, और उसको जो है इसके खुद की करेंसी जो है वो बहुत वीक होते जा रही है। अगर ये मार्केट से जो है अपना करेंसी एक्सचेंज करके US डॉलर लेता है तो इसकी करेंसी और भी गड्ढे में घुस जाएगी, मतलब जो है और बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाएगी, पूरी वैल्यू खो देगी। तो इसके अगेंस्ट में जो है इसको जो है श्रीलंका जो है इंडिया के साथ जो है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट करता है। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट करेगा तो इंडिया क्या है कि 2 कंडीशन होता है, एक इंडियन रुपीज़ में अगर करता है इंडियन रुपीज़ में, और दूसरा जो है फॉरेन करेंसी के रूप में। तो अगर जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि 25,000 करोड़ का जो है अगर श्रीलंका ने किया मतलब स्वैप एग्रीमेंट, तो इंडियन रुपीज़ जो है उसको 25,000 जो है मिल जाएगा RBI के द्वारा, और साथ साथ इसके एक्सचेंज में श्रीलंका जो है कुछ अपनी करेंसी जो है इंडिया को दे देगा। ये दोनों एक्सचेंज कर लिए।
उसी समय जो है वो एग्रीमेंट हो जाता है कि इसको कितने इंटरेस्ट पे, एक मिनिमल इंटरेस्ट पे दिया जाता है, और साथ साथ जो है ये फिक्स जो है एक्सचेंज वैल्यू पे दिया जाता है। इन द सेंस जैसे जैसे मार्केट जो है 6 महीने के लिए, मान लीजिए हमने ये स्वैप एग्रीमेंट किया, तो 6 महीने के भीतर जो भी अगर करेंसी का एप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन होगा, इस चीज़ पे जो है स्वैप एग्रीमेंट पे हमारा लागू नहीं होता है। तो इंडियन करेंसी में भी जो है ये स्वैप एग्रीमेंट हो सकता है, और इवन अप टू US डॉलर, यूरो में भी जो है ये स्वैप एग्रीमेंट हो सकता है। तो इससे क्या होगा कि श्रीलंका, चाहे सपोज दैट इंडिया को अगर इस टाइप का सिचुएशन आ गया श्रीलंका के टाइप का, तो इंडिया भी जो है इस टाइप का स्वैप एग्रीमेंट, श्रीलंका हुआ, चाहे बांग्लादेश हुआ, चाहे अदर जो कंट्रीज़ है उनके साथ ये कर सकता है। तो यही चीज़ है, करेंसी जो स्वैप एग्रीमेंट है एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है, दो कंट्री के बीच में जो एक्सचेंज करेंगे प्री डिटरमाइंड टर्म्स और कंडीशन। प्री डिटरमाइंड मतलब जैसे टाइम फ्रेम होगा कि 6 महीने के भीतर इनको ले लेना है, पर्टिकुलरली 2-4-5% का जो इंटरेस्ट होगा वो भी जो है इसी समय डिसाइड कर लिया जाता है। और ये जब हो जाने के बाद, जब करेंसी का स्वैप हो जाता है, तो ये हेल्प करेगा टेम्परेरी जो फॉरेक्स चाहिए हमको, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी जो चाहिए हमको, वो हमको एक तरीके से जो है फुलफिल हो जाता है, जिससे के चलते जो है हम जो मार्केट का जो एक्सपोजर है, वोलेटिलिटी है, इससे हम बच जाते हैं। इससे जो मेंबर कंट्री जो इसमें पार्टिसिपेट किया है वो बच जाता है। स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म क्या होता है, तो ऑपरेशन जो है बायलैटरल एग्रीमेंट के तहत होता है, जिसमें जो है RBI इंडिया की ओर से और सेंट्रल बैंक ऑफ जो भी सारे कंट्री के साथ हम जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, उसका जो है सेंट्रल बैंक रहेगा। इंडिया के अंतर्गत जो है, अगर इंडिया जो है स्वैप करता है अगर इंडियन करेंसी में, तो 25,000 करोड़ तक का जो है इसके लिए एलोकेशन किया गया है। और फॉरेक्स करेंसी में जैसे कि US डॉलर और यूरो में अगर स्वैप होता है, तो इंडिया ने इसके लिए $2 बिलियन अलग से जो है प्रोविजन किया कर रखा हुआ है। ये करता है, जो इनेबल जो कंट्री उसको करता है कि क्विकली जो है फंड को एक्सेस कर पाएँ और जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट के प्रेशर को जो है वो मैनेज कर पाएँ। इसके लिए जो है करेंसी स्वैप अरेंजमेंट किया जाता है। इसके बेनिफिट यही है कि एक तरीके से जो है लिक्विडिटी सपोर्ट करता है, जो कि इमीडिएट फॉरेक्स को अगर रिक्वायरमेंट है और हम जो है फॉरेक्स मार्केट से अगर नहीं लेना चाहते हैं, तो एक्सटर्नल स्ट्रेस को हमको अगर मैनेज करना है, तो ये जो है हमको हेल्प करता है। प्री डिटरमाइंड प्राइस होता है, तो इसके चलते जो है एक्सचेंज रेट का जो वोलेटिलिटी होता है उसको हम मिनिमाइज कर लेते हैं, और मार्केट रिस्क को भी हम एक तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। फिर रीजनल इंटीग्रेशन की बात की जाती है कि इससे जो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंसी, इन द सेंस जो है सार्क मेंबर कंट्रीज़ का जो इंटरडिपेंडेंसी है वो मजबूत होता है। इससे जो है इवन अप टू सार्क जो है वो भी एक मतलब है एक मजबूत स्तंभ बन करके कोऑपरेशन के रूप में, इंटरडिपेंडेंसी के रूप में निकल करके आता है। फिर इससे जो है करेंसी स्वैप के रूप में इंडिया जो है एक तरीके से, अब टेक्निकली तो इसको बिग ब्रदर नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो है सबसे लार्ज इकोनॉमी सार्क कंट्रीज़ में है, तो इसको करने से इंडिया की जो करेंसी है वो इंटरनलाइजेशन के रूप में भी जो है प्रमोट होती है, इंकरेज करता है इंडियन रुपीज़ को जो है रीजनल ट्रांजेक्शन के लिए। सिग्निफिकेंट क्या है इसका, ये जो है इससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है अपने सारे कंट्रीज़ में जो है वो स्ट्रेंथन होती है इवन ड्यूरिंग द क्राइसिस टाइम, और स्ट्रेंथन करता है इंडिया की इकोनॉमिक डिप्लोमेसी बोला जाए, चाहे रुपीज़ डिप्लोमेसी बोला जाए, और नाइबरहुड इंगेजमेंट के साथ साथ जो है नाइबरहुड को सपोर्ट करने की एक पॉलिसी जो है वो बन जाती है। फिर रीइंफोर्स करता है इंडिया का जो है रीजनल नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन फाइनेंशियल टर्म्स में, इंडिया के मतलब जो है केस को भी जो है स्ट्रेंथन करता है। सार्क को देखा जाए तो ये जो है 1985 में जो है ढाका में 8 दिसंबर को जो है एस्टेब्लिश किया गया था। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, फुल फॉर्म हुआ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कोऑपरेशन। मेंबर कंट्रीज इसके जो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। चूँकि क्या है कि इंडिया और पाकिस्तान के स्ट्रेस रिलेशनशिप की वजह से जो है अभी इसके समिट्स वगैरह नहीं हो रहे हैं, और इस पर जो है ये इतना हाईलाइटेड नहीं हो जाता है, लेकिन एज ए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो है इंटरनेशनल रीजनल कोऑपरेशन के रूप में जो है ये एग्जिस्ट करता है। सेक्रेटरीट इसका काठमांडू, नेपाल में स्थित है। की ऑब्जेक्टिव इसका ये था कि जो सार्क मेंबर कंट्रीज़ के अंतर्गत जो है एक्सेलरेट करेगा इकोनॉमिक ग्रोथ को, सोशल प्रोग्रेस को, कल्चरल डेवलपमेंट को, प्रमोट करेगा कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस जो है साउथ एशियन कंट्रीज़ में, कोऑपरेशन इन इकोनॉमिक, टेक्निकल, साइंटिफिक, कल्चरल जो है इस चीज़ को ये इन्हेंस करेगा, प्रमोट करेगा। साथ साथ जो है अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ, जैसे सार्क मेंबर कंट्री के साथ जो है अदर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, खास करके जो एशिया और अफ्रीका के हैं, उनके साथ जो है कोलैबोरेशन को हमारा स्ट्रेंथन करेगा। कंसेंसस बेस पे जो है यहाँ पे डिसीजन मेकिंग होता है, और जो है एक्सक्लूजन ऑफ बायलैटरल एंड कंटेंशियस इशूज फ्रॉम द डिलिब्रेशन। चूँकि बायलैटरल ट्रेड और कंटेंशियस इशू को जो है यहाँ से एक्सक्लूड किया गया था, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के बायलैटरल जो रिलेशनशिप जो है स्ट्रेस होने की वजह से जो है यहाँ पर जो है इसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है सार्क के ऑर्गेनाइजेशन पे हमको दिखता है। नेक्स्ट है हमारा 2026 के SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो है डिफेंस मिनिस्टर्स के मीटिंग से रिलेटेड। कंटेस्ट क्या है कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO का जो है डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग हुआ बिश्केक, किर्गिस्तान। बिश्केक जो है कैपिटल है किर्गिस्तान का। पहले हम SCO एज इंस्टीट्यूशन जो है उसको हम समझते हैं, इसका ओरिजिन और एवोल्यूशन। SCO का ओरिजिनेट हुआ था संघाई 5 के नाम से 1996 में। इसके अंतर्गत 5 मुख्य देश जो थे, चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान। बाद में जो है इसको एक्सपांड किया गया 2001 में उज्बेकिस्तान को ऐड करने के बाद।
अभी जो है करंटली जिसके 10 मेंबर हैं, जिसमें चाइना, रसिया, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। और ये जो है अलॉन्ग विद द ऑब्जर्वर स्टेटस के रूप में जो है अफगानिस्तान और मंगोलिया को इसमें दिया गया है। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑपरेट करता है रसिया और चाइना एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पर जो है मतलब ऑर्गेनाइजेशन का माना जाता है। और जो है इसको गाइड किया जाता है काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ द स्टेट, जो भी इसके स्टेट्स के जो मेंबर हैं उनको जो है एक तरीके से काउंसिल ऑफ हेड्स बोला जाता है, जो कि हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। एससीओ के पास जो है 2 परमानेंट बॉडी है, एक जो है सेक्रेटरीट जिसका हेडक्वार्टर जो है बीजिंग में है, और रेट्स जो है उसका जो है हेडक्वार्टर जो है ताशकंद में है। रेट्स जो है एक तरीके से जो है टेररिज्म एक्टिविटी वगैरह से लेकर के जो है उसके इंटेलिजेंस शेयरिंग को लेकर के एक तरीके से कोऑपरेशन की बात करता है। तो इंडिया इसका फुल मेंबर 2017 में बना था, जो कि मतलब जो है 2023 में जो है इसकी चेयरमैनशिप भी इंडिया एससीओ की किया है। एससीओ को अगर मतलब जो है जियोग्राफिकली देखा जाए तो 40% जो है ग्लोबल पॉपुलेशन जो है ये एससीओ की जो है ये मतलब पूरे वर्ल्ड की जो है एससीओ में स्थित है, और 30% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी जो है ये कंट्रीब्यूट करता है। ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि ये कोऑपरेशन टू कॉम्बैट टेररिज्म से रिलेटेड जो है कोऑपरेशन को जो है कोऑपरेशन करता है, ये सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म और मतलब इसके अगेंस्ट में ये वर्क करता है। इससे अगेंस्ट में जो है एक तरीके से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसपे ये सारी चीज़ों का डिस्कशन हो और इससे डिसीजन कुछ निकल करके है। साथ साथ जो है रीजनल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन और पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन को भी जो है एससीओ के द्वारा प्रमोट किया जाता है। तो एससीओ का बेसिकली ये मतलब एवोल्यूशन था, ओरिजिन था। इसमें इंडिया भी इसका मेंबर है और इसका पाकिस्तान भी इसमें मेंबर है। अब ये जो है इंडिया में ये जो समिट हुआ था इसके अंतर्गत जो है इंडिया का पोजीशन क्या था, तो इंडिया ने यूनिफाइड एक्शन के लिए बोला कि टेररिज्म जो होता है इसके अगेंस्ट में जो है यूनिफाइड एक्शन होना चाहिए, जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, और जो है डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए टेररिज्म को लेकर के, कि मतलब आदमी बात करे और फिर उसके साथ ट्रेड व्यापार करे, इस टाइप का जो है डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। साथ साथ जो है इंडिया ने हाईलाइट किया कि ऑपरेशन सिंदूर जो है किस तरीके से जो है डेमोन्स्ट्रेट करता है इंडिया का जो है फर्म रिसॉल्व जैसे टेररिस्ट एक्टिविटी के अगेंस्ट में जो है इंडिया किस तरीके से जो है जो टेरर हेवन वगैरह होते हैं उनको किस तरीके से डिस्ट्रॉय किया। और ये जो टेरर जो है हेवन्स वगैरह जो है जहाँ टेररिस्ट वगैरह रहते हैं वो सब जो है इम्यून नहीं है किसी भी एक्शन के लिए अगर कुछ गलत होता है तो। फिर इंडिया ने एससीओ मेंबर को ये भी बोला कि जो है उनको भी जो है जो भी कंट्रीज़ हैं टेररिस्ट को प्रमोट दे रहे हैं उसके अगेंस्ट में जो है वर्क करना चाहिए, जो और एम्फेसिस ये भी दिया है कि देयर शुड बी नो पॉलिटिकल डबल स्टैंडर्ड इन काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स। इन द सेंस हमारे यहाँ कोई टेररिस्ट अगर एक्टिविटी कर रहा था हम उसको टेरर बोले, और वही इंस्टीट्यूशन वही टेरर ग्रुप कहीं दूसरे देश में जो है फ्रेंड बनकर निकल करके आए, ऐसा डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। फिर इंडिया ने रीइटरेट किया कि कॉम्बैटिंग टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म इज क्या है, इसके अगेंस्ट में ही जो है एससीओ को जो है गठन किया गया था। तो एससीओ को जो है इस फील्ड में कार्य करना चाहिए जिसमें जो है टेरर एक्टिविटी, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म को जो है किस तरीके से एड्रेस करना है ग्लोबल चैलेंज के रूप में लिया जाना चाहिए। फिर इंडिया ने है तियानजिन डिक्लेरेशन 2025 का जो है हवाला देते हुए ये बोला कि कमिटमेंट टू रीजनल सिक्योरिटी और टेररिस्ट एक्टिविटी को कंडेम करना और प्रमोशन ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर जो है ये बेसिक चीज़ें जो है पूरे वर्ल्ड में मतलब होना चाहिए। ये हमारा एक प्लेटफॉर्म है जिस पर हम ये चीज़ों को डिस्कशन कर सकते हैं। फिर इंडिया ने जो है इस चीज़ को ही बोला कि जो है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर जो होता है मतलब रेट्स जो कि एक बॉडी है एससीओ के अंतर्गत जो है उज्बेकिस्तान में स्थित है, तो उसके भी इंपॉर्टेंस को इंडिया के द्वारा हाईलाइट किया गया कि इसके अंतर्गत जो है इंटेलिजेंस शेयरिंग, काउंटर रेडिकलाइजेशन और स्ट्रेंथनिंग रीजनल सिक्योरिटी जो है वो होना चाहिए। इंडिया ने साथ साथ जो है रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को प्रमोट करने के लिए साथ साथ कोएग्जिस्ट कोऑपरेशन और डायलॉग जो है वो देशों के बीच में जो है ऐसा होना चाहिए कि जिसके चलते जो है कन्फ्लिक्ट जो है वो ना हो, कन्फ्लिक्ट को जो है कंट्रोल किया जाए। साथ साथ जो है ना इंडिया की जो डिप्लोमेसी है और जो इंडिया का जो मोटो है कि वसुधैव कुटुंबकम, इसको प्रमोट किया जाए यूनिटी और पीस के लिए पूरे वर्ल्ड में। इंडिया के लिए जो है एससीओ जो है किस तरीके से सिग्निफिकेंट है, तो एससीओ जो है इंडिया को एक प्रोवाइड करता है एक प्लेटफॉर्म जिसके अंतर्गत जो है इंडिया रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न, टेररिस्ट और रेडिकलाइजेशन को लेकर के जो है अपनी बातों को रख सकता है, और इसके लिए जो है रेट्स टाइप का एक प्लेटफॉर्म इंडिया को मिला हुआ है एससीओ के माध्यम से। साथ साथ जो है एससीओ जो है चाइना फाउंडिंग मेंबर है और पाकिस्तान भी एससीओ का मेंबर है। तो इंडिया का इसमें इंगेज होने की वजह से जो है एक इंडिया को बेनिफिट ये होता है कि इन दोनों देशों के साथ जो है हमारा कोई बायलेटरल अभी जो है डिस्कशन नहीं हो रहा है, लेकिन एक तरीके से मल्टीलेटरल जो है सेटिंग हमको ये प्रोवाइड करता है एससीओ, जहाँ पर जो है हम अपने पोजीशन को रीजनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी डिस्कशन वगैरह हो हम उसको रख सकते हैं इन दो देशों के अगेंस्ट में और इन दोनों देशों के साथ भी। साथ साथ जो है एससीओ जो है वो इंडिया को फैसिलिटेट करता है कि एनर्जी रिसोर्सेज जो है सेंट्रल एशिया में किस तरीके से जो है इंडिया मतलब जो है एक्सप्लोर कर सकता है, जिसमें कि ऑयल, गैस और यूरेनियम भी शामिल है। ग्रुपिंग जो है ये एससीओ वो प्रमोट करता है इकोनॉमिक कोऑपरेशन, साथ साथ जो है ओपन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को लेकर के सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में।
एससीओ जो है सपोर्ट करता है इंडिया के एफर्ट को कैसे कि स्ट्रेंथन किया जाए और आउटरीच इंडिया को जो है सेंट्रल एशिया में ये तरीके से बढ़ाता है, जियोग्राफिकल कंस्ट्रेंट को हमारे रिड्यूस करता है। साथ साथ जो चैलेंजेस क्या है यहाँ पे कि एससीओ का जो है सबसे चैलेंजेस इंडिया के लिए होता है कि चाइना और पाकिस्तान दोनों इसके मेंबर हैं और दोनों जो है हमेशा अलाइंड रहते हैं, एक तरीके से जो है फ्रेंड फॉर एवर है। तो ये इंडिया के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है। ये एससीओ में इंडिया के जो है इन्फ्लुएंस को एक तरीके से लिमिटेड कर देता है और सिक्योरिटी इशू जो है इंडिया की वैसे भी रह जाती है। साथ साथ जो है चाइना और पाकिस्तान का जो नेक्सस चल रहा है और ऑनगोइंग टेंशन चल रहा है वर्ल्ड मतलब जियो पॉलिटिक्स में, तो ये जो है इंडिया की एबिलिटी जो है मतलब एक तरीके से कंस्ट्रक्टिव नहीं रह पाती है। इंगेज कंस्ट्रक्टिवली विद ऑर्गेनाइजेशन जो है एक तरीके से मतलब किस तरीके से इंडिया जो है चाइना और पाकिस्तान के साथ कंस्ट्रक्टिवली इंगेज हो पाए, इस प्लेटफॉर्म पर एक तरीके का ये इंडिया के लिए चैलेंज है ये। फिर एससीओ जो है वो फोकस करता है सिक्योरिटी इशू से को लेकर के, लेकिन हमेशा जो है इकोनॉमिक और डेवलपमेंट कोऑपरेशन को लेकर के ही जो है यहाँ पे ज़्यादातर डिस्कशन होता है। तो सिक्योरिटी इशूज़ जो है वो ओवरसेट हो जाता है, एक तरीके से एक्लिप्स हो जाता है, इंगल्फ्ड हो जाता है। कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग होने की वजह से जो है प्रोसेस जो है वो स्लो होता है और लिमिटेड इफेक्टिवनेस होता है इसके आउटकम को लेकर के। तो ये हुआ एससीओ के से रिलेटेड जो है ऑनगोइंग जो समिट चल रहा था उससे रिलेटेड हमारा डिस्कशन। नेक्स्ट टॉपिक है अपना ब्रिक्स और मीना इन सेंस यहाँ पे मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका का जो क्षेत्र होता है उससे रिलेटेड है। तो इनके इनवॉइस जो है वो मीट किए कहाँ पर, वेस्ट एशिया कन्फ्लिक्ट को लेकर के न्यू दिल्ली में। इंडिया के द्वारा जो है इसको चेयर किया गया था। मीटिंग में जो है ब्रिक्स के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर और साथ साथ जो स्पेशल इन्वॉय थे मीना कंट्रीज़ के, वो दिल्ली में आए और एक्सप्रेस कंसर्न किया यूएस इजराइल के द्वारा जो है अगेंस्ट द ईरान जो है युद्ध चल रहा है उसको लेकर के। मीटिंग के कुछ जो है मतलब आउटकम्स ये हुए कि कोई भी जो है मतलब कंसेंसस क्रिएट नहीं हो पाया, कोई यूनिफाइड पोजीशन एग्रीमेंट जो है लेकर के सामने नहीं आ पाया, जो कि रिफ्लेक्ट करता है कि शार्प डिफरेंसेस है वेस्ट एशिया इशू को लेकर के। डिफरेंसेस क्यों है यहाँ पर, जैसे ब्रिक्स में जो है चाइना है और रसिया है, ये दोनों जो है यूएसए के अगेंस्ट में है, जो इजराइल वगैरह का वार चल रहा है वो यहाँ पर ईरान के सपोर्ट में है। इंडिया टोटली यहाँ पर जो है न्यूट्रल पोजीशन पे होता जाता है। यूएई जो है ब्रिक्स का मेंबर है और उसके अगेंस्ट में ईरान ने जो है युद्ध छोड़ा हुआ है। यूएसए के एवज में जो है यूएई से बदला लेने के लिए एक तरीके से ईरान ने जो है बम्बार्डमेंट चालू कर दिया। तो ये जो नेशन जो है एक्चुअल में ब्रिक्स नेशन जो है इसके अंतर्गत ही जो है इस चीज़ को लेकर के जो है कंसेंसस नहीं क्रिएट हो पाएगा, एग्रीमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि विद इन जो है इसके मेंबर कंट्रीज़ में ही कितने सारे डिफरेंसेस हैं। इंडिया के द्वारा जो है ये चेयर किया गया ब्रिक्स चेयरमैन के रूप में जो है, और इंडिया ने जो है स्टेटमेंट जो है जारी किया, समराइज़ किया उसको कि डिस्कशन इंस्टीट्यूट ऑफ कंसेंसस आउटकम, मतलब डिस्कस्ड आउटकम निकल के आया है, न कि कंसेंसस बेस्ड जो है आउटकम निकल करके आया है। स्टेटमेंट के अंदर जो एड्रेस किया गया है इसमें इजराइल पैलेस्टाइन कन्फ्लिक्ट और गाजा सिचुएशन को लेकर के कंसर्न जारी किया गया। फिर यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी का जो है रोल ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट के लिए जो है उसको रिकॉग्नाइज किया गया। फिर कंसर्न जो है अटैक मतलब जो है जारी किया गया जो कि अटैक है रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान, मतलब लेबनान में जो इंटरिम फोर्स जो है यूनाइटेड नेशन की कार्य कर रही है उस पर जो अटैक किया गया उसके अगेंस्ट में जो है कंसर्न जारी किया गया। इंडिया का पोजीशन और डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग जो है यहाँ पर जो है हाईली टेस्टेड हुआ। तो इंडिया जो है ना अटेम्प्ट किया कि एक मॉडरेट लैंग्वेज जो है वो यूज करे क्रिटिकल, जो कि इजराइल के लिए ना हो। इजराइल को क्रिटिसाइज करने के लिए इस समिट में जो है बहुत सारी बातें निकल करके आई, लेकिन इंडिया ने जो है अपना एक मॉडरेट अप्रोच अपनाया, जिसके चलते जो है बहुत सारे जो मेंबर नेशन थे वो इंडिया का अपोज कर रहे थे। फिर जो है यहाँ पर प्रपोज्ड रिप्लेसिंग इजराइल विद ऑक्यूपाइड पावर, यहाँ पर जो है इंडिया ने जो है कोशिश किया कि जो है इजराइल का जो बार बार कंडेमनेशन के लिए जो रेफरेंस किया जा रहा था उसकी जगह पे ऑक्यूपाइंग पावर का जो है यूज किया जाए। फिर शॉर्ट रिमूवल ऑफ ईस्ट जेरूसलम एज द कैपिटल ऑफ फ्यूचर पैलेस्टीनियन स्टेटस कंसिस्ट विद इट्स पोस्ट 2017 बैलेंस्ड अप्रोच बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीनियन। तो इंडिया ने जो अपना जो पहले का जो अप्रोच रखा था उसको जो है एक तरीके से मतलब जो है कंटिन्यू करने का यहाँ पे कोशिश किया। कंसेंसस क्यों नहीं क्रिएट हो पाया, तो जो ब्रिक्स का जो एक्सपांडेड जो कंपोजिशन है उसके अंतर्गत तो ईरान भी शामिल है, इजिप्ट भी शामिल है, यूएई भी शामिल है। ईरान और यूएई एक दूसरे के अगेंस्ट में है, यूथोपिया है, इंडोनेशिया है। इसके चलते जो आइडियोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है और डिफरेंस वाले जो है आइडियोलॉजिकल वाले नेशन जो है इसमें इंक्लूड हो गया है, जिसके चलते जियो पॉलिटिकल डिफरेंस जो है विद इन जो है ब्रिक्स के अंतर्गत क्रिएट होता जा रहा है। डाइवर्जेंट पोजीशन है मेंबर्स का जो है इजराइल पैलेस्टीनियन जो लड़ाई चल रहा है उसको लेकर के, साथ और साथ वेस्ट एशियन कन्फ्लिक्ट और जो है मतलब मिडिल ईस्ट जो भी वार चल रहा है उसको लेकर के जो है कंसेंसस जो है वो क्रिएट हो पाना जो है डिफिकल्ट है यहाँ पे। फिर मीना का फोकस, मीना इन द सेंस वही मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका कंट्रीज जो है ये जो है इस पर फोकस करते हैं। तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि रीजन्स डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन द कन्फ्लिक्ट इंक्रीजिंग सेंसिटिविटी एंड स्टेक्स। अब जो है इसमें ये मेंबर जो है मीना कंट्रीज़ के जो मेंबर है इसमें पार्टिसिपेट किए हैं और इस तरीके से जो है ये सेंसिटिविटी और स्टेक इनके जो है ऑलरेडी होल्डिंग पे है।
ब्रिक्स देखा जाए तो ये जो है इनिशियल जो है हुआ था ब्रिक्स के रूप में, BRIC। इसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना मेंबर कंट्री थे। बाद में जो है इसमें ऐड होता गया। 2010 में अपना जो है साउथ अफ्रीका ऐड हुआ। उसके बाद इजिप्ट, यूथोपिया, ईरान, इंडोनेशिया, UAE भी शामिल हो गया। सऊदी अरेबिया को इनवाइट किया गया था, लेकिन उसने फॉर्मली इसको अभी ज्वाइन नहीं किया है। ब्रिक्स एज ए ग्रुप ऑफ नेशन है। इसके अंतर्गत 41% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन है और 24% जो है वर्ल्ड की GDP है। नियरली 16% जो है ग्लोबल ट्रेड जो है इनके द्वारा किया जाता है। ओरिजिन अगर देखा जाए तो ब्रिक एज ए टर्म्स जो है जिम ओनेल 2001 में जो है, जो कि गोल्डमैन साच के जो है एक इकोनॉमिस्ट थे, उनके द्वारा जो है कॉइन किया गया था। 2006 में इसको फॉर्मलाइज किया गया और फर्स्ट समिट 2009 में हुआ। फर्स्ट एक्सपांसन इसका जो है 2010 में हुआ। 3 पिलर पे ये काम करता है। एक तो पॉलिटिकल और सिक्योरिटी कोऑपरेशन इसमें होता है, साथ साथ इकोनॉमिक और फाइनेंशियल कोऑपरेशन होता है। कल्चर और पीपल टू पीपल एक्सचेंज की भी बात इसमें की जाती है। डिसीजन मेकिंग जो है इसमें कंसेंसस के आधार पे होता है। जब सभी देश मिलकर के एक कंसेंसस में पहुंचते हैं तब जाके इस पर जो है कोई डिसीजन होता है। और जो है इतने डाइवर्स टाइप के जो है मेंबर इसमें एसोसिएटेड हैं कि इससे जो है कंसेंसस पे पहुंच जाना एक मुश्किल काम हो गया है, चैलेंजिंग और हो गया है। इसके द्वारा जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक इस्टेब्लिश किया गया था, जो कि फाइनेंशियली जो डेवलप्ड प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं, जैसे कि लोन देना, गारंटी और इक्विटी सपोर्ट, ये सब दिए जाते हैं। किसको? मतलब जो है जो भी मेंबर कंट्री अगर न्यू डेवलपमेंट बैंक में आ जाता है तो उसको दिया जाता है। मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका कंट्री जिसको मीना बोलते हैं, इसका अगर लोकेशन देखा जाए तो ये अफ्रीका का जो नॉर्थर्न पार्ट है, ये जो है ये तो नॉर्थ अफ्रीका के अंतर्गत आ गया। और ये जो है हमारा जो है मिडिल ईस्ट वाला जो एरिया है, इसके अंतर्गत जैसे ये देखिए ईरान, ओमान, यमन, UAE, कतर, बहरीन, सऊदी अरेबिया, इराक और ये जॉर्डन, लेबनान, ये सब कंट्री, इजराइल वगैरह जो है, सीरिया वगैरह इसमें आ गए। और नॉर्थ अफ्रीका में देखा जाए तो सूडान, इजिप्ट, फिर ये जो है ये वाला एरिया थोड़ा सा एक्सक्लूडेड हो जाता है, जिसको हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। फिर लीबिया, ट्यूनीसिया, अल्जीरिया, मोरक्को, वेस्टर्न सहारा, ये सब मेंबर कंट्रीज आ जाते हैं। इनका जो एक्सपांसन अगर देखा जाए इस पूरे का तो 15 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो कि अर्थ का जो है 10% जो है लैंड इन मीना कंट्रीज़ के द्वारा जो है ऑक्यूपाई किया गया है। इनके द्वारा जो है यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ये तीनों जो है वाइटल क्रॉस रोड जो है इनके द्वारा किया जाता है, जिसके चलते जो है डाइवर्स इन्वायरमेंट और वास्ट ऑयल एंड गैस रिजर्व यहाँ पे मतलब होल्डिंग दिखता है। इनके द्वारा जो है कि जो है ट्रेड के जो चोक पॉइंट्स वगैरह जो है क्रिटिकल पॉइंट्स, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, यहाँ पर जो है हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो गया। फिर स्वेज कैनल जो है ये वाला यहाँ पर एरिया, ये स्वेज कैनल के लिए हो गया। फिर बाबल मंडाब जो है यहाँ पर हो गया। तो ये जो है ये कनेक्ट करता है मेडिटेरियन सी को अरेबियन सी से। GDP जो है 610 मिलियन US डॉलर का है यहाँ पर 1994 में। अब यह बढ़ करके 4.4 ट्रिलियन US डॉलर का हो गया है, जो कि 4% ऑफ द ग्लोबल GDP को ही बोला जा सकता है आज के डेट में। जो कि फ्यूल्ड बाई टेक्नोलॉजी अडॉप्शन इन द गल्फ कंट्रीज जो है, इनमें जो है टेक्नोलॉजी अडॉप्शन के चलते जो है ये चीज़ें हमको दिख रही है। इनका जो है प्राइमरीली जो पार्टनर है वो चाइना है। एक्सपोर्ट करता है चाइना लगभग 171 बिलियन US डॉलर का 2022 में इसने किया था। चाइना के साथ साथ जो है इंडिया और इटली भी जो है इसके जो है इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन में पार्टिसिपेट करते हैं। मेंबरशिप में सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, ईरान और UAE जो है ब्रिक के लिए जो है 1 ट्रिलियन US डॉलर का एक्सपोर्ट पोटेंशियल रखते हैं। तो ये हमारा जो है ब्रिक्स का जो रिसेंट समिट हुआ था डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर्स का और मीना का, और उसमें इंडिया का पोजीशन क्या था और क्यों इतना जो है पोजीशन जो है कंसेंसस बेस चाहे यूनिफाइड इंटीग्रेटेड पोजीशन क्यों नहीं आ पाता है, इसकी डाइवर्सिटी के कारण ये भी हमने देखा। इसके साथ ही जो है इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड जो है हमारा अप्रैल मंथ का जो करंट अफेयर है हमने यहाँ पर जो है कंप्लीट किया।